Welcome to Gate Academy Plus. So today in the module 2 of transformer, we are going to discuss about the three-phase transformer. Before this, we have discussed about the single-phase transformer. In single-phase transformer, we discuss about the working principle of the single-phase transformer. We discuss about the ideal transformer, practical transformer, transformer at no load, transformer at loaded condition. We discuss about the phasor diagram of single-phase transformer. We discuss about voltage regulation, and then efficiency, parallel operation of the transformer, different test, open circuit test, short circuit test on the transformer. Then all these things we discussed in the previous lectures of the transformer. Now we are going to discuss about one of the most important point in transformer, that is three-phase transformer. There may be a question in the mind of all of us that why do we need to go to understand three-phase transformer? Rather than this, I can also say that why do we need to understand three-phase transformer? देखिए जब भी अपन थ्री फेज ट्रांसफार्मर की बात करते हो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो भी कुछ बात होती है आपके पास, देखिए जब आप बात करते हो इलेक्ट्रिकल में तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज नथिंग बट एंटायर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. और इसी का सेपरेट स्टडी जो होगा उसको तुम बोलोगे कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया जाएगा. फिर जनरेशन के लिए बहुत अलग अलग सर्किटरी तुम यूज करोगे, अलग अलग मेथड्स होंगे, उसके बाद ट्रांसमिशन के लिए होगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा, तो उसके ऊपर अलग अलग उसका स्टडी किया जाएगा. सबसे पहले मैं बात करूंगा देखिए ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और इसके बारे में, जनरेशन के बारे में. देखिए जब अपन बात करते हैं जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इस टाइप से. तो जब भी अपन ट्रांसमिशन की बात करेंगे, क्योंकि जनरेशन जो अपन करते हैं वो करते हैं अपन थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर से. जब अपन सिंक्रोनस जनरेटर पढ़ेंगे, सिंक्रोनस मशीन जब मैं आपको डील करूंगा उस टाइम पे मैं बताऊंगा कि सिंक्रोनस जनरेटर ही क्यों यूज किया जाता है, उसके रेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. और वो जो होगा थ्री फेज होगा, थ्री फेज क्यों यूज किया जाएगा, ये मेरे हिसाब से आप बेसिक जब एसी फंडामेंटल्स वाले जो चैप्टर होती है बेसिक इलेक्ट्रिकल में, आप उसमें ये सब चीजें पढ़ते हैं कि वाई डू वी नीड टू गो टू थ्री फेज सिस्टम रादर देन सिंगल फेज सिस्टम. ये मेरे हिसाब से आप उस टाइम पे पढ़ चुके होते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा आपको बेसिक ब्रीफ रिव्यू दे दूंगा कि अपन थ्री फेज के लिए क्यों चाहते हैं. फिलहाल मैं डिस्कस करूंगा कि ट्रांसमिशन के लिए अपन जो यूज करते हैं ट्रांसफार्मर, वो थ्री फेज ट्रांसफार्मर होने वाला है. अभी क्यों होने वाला है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है. पहले मैं बोला कि जो जनरेशन होता है उसके लिए आपको थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन की जरूरत पड़ेगी, दैट इज नथिंग बट सिंक्रोनस जनरेटर की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है. अब यहाँ से जो आपके पास जनरेटर जो हो, मतलब जो जनरेशन हुआ है, उस जो जनरेशन है उसको क्या करना पड़ेगा, जनरेटेड पावर को आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसमिट करना पड़ेगा बाय मींस ऑफ पावर ट्रांसमिटिंग डिवाइस. एंड पावर ट्रांसमिटिंग डिवाइस इज नथिंग बट व्हाट यू कैन से इट इज अ ट्रांसमिशन process. In case of the transmission process, we are going to utilize the transformer in order to transmit the power from sending end to the receiving end. और अपन को एक बात बहुत अच्छे से पता है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है, अगर मैं उसकी आइडियल कंडीशन बात करूँ तो ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच विल गिव अस द पावर ऑन बोथ द साइड विच विल बी सेम, ठीक है. तो ट्रांसफार्मर की बहुत अच्छी खासियत है, उसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं. स्टैटिक डिवाइस होने के कारण, स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होने के कारण उसमें जो रोटेटिंग, मैं कह सकता हूँ कि डायनामिक लॉसेस नहीं होते ट्रांसफार्मर में. जबकि अपन जब इंडक्शन पढ़ेंगे, डीसी पढ़ेंगे, सिंक्रोनस पढ़ेंगे, उसमें क्या ना रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है उसमें रोटेटिंग लॉसेस, फ्रिक्शन लॉसेस, विंडेज लॉसेस, मैकेनिकल लॉसेस होते हैं. लेकिन ट्रांसफार्मर के केस में ऐसा कोई लॉस नहीं होता है. इसके लिए उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है. जो केसेस अपन इसके लिए पढ़े थे सिंगल फेज के लिए, सेम केसेस, सारे के सारे केसेस क्या थे यहाँ पे लागू होने वाले हैं उसके, ठीक है. तो मैंने बोला कि जब अपन जनरेशन की बात करेंगे, जनरेशन के लिए यहाँ पे आपको थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर की जरूरत पड़ेगी. ट्रांसमिशन की बात करेंगे, जो पावर इसने जनरेट किया है उस पावर को ट्रांसमिट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसमिशन सिस्टम यूज करना पड़ेगा. उसके बाद जब मैं बात करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, ट्रांसमिशन से अपन जब तक कि अपन लग नहीं रहा अपन को, क्योंकि ट्रांसमिशन किया जाएगा एट वेरी हाई वोल्टेज लेवल. मैं उसका वैसे वन लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम से भी मैं दिखा देता हूं आपको कि किस टाइप से आने वाला होता है. तो देखिए जब मैं बात करूं कि सपोज मेरे पास थ्री फेज जनरेटर है सपोज, ठीक है, यहाँ से उसका एक बस है, ठीक है, और यहाँ से इस जनरेटर के जो भी कुछ पावर आई, इस पावर को क्या करना है मुझे, ट्रांसफार्मर के जरिए मुझे क्या करना है, उस पावर को ट्रांसफर करना है. तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, एक ट्रांसफार्मर होगा, क्या होगा, एक ट्रांसफार्मर होगा. सपोज अगर मैंने बोला कि दिस इज अ डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर, ठीक है, बस ऐसे मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है. बाद में अपन डिस्कस कर लेंगे कौन कौन सा ट्रांसफार्मर कौन कौन सी जगह पे यूज किया जाता है, ठीक है. तो ये एक मेरे पास ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये वाला ट्रांसफार्मर, ठीक है. फिर यहाँ पे एक जो एंड बनेगा, दैट एंड विल बी नथिंग बट व्हाट, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूशन. तो मैं बता दूंगा कि दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट व्हाट एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट. तो उसके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. फिर यहाँ से अपन देखेंगे कि यहाँ से अपन के पास जो ट्रांसफार्मर लगेगा, दैट विल बी नथिंग बट व्हाट. यहाँ पे अपन के पास क्या होगा ना, सबस्टेशन होगा. उस सबस्टेशन में क्या करेंगे अपन, जो वोल्टेज होगी उस वोल्टेज को थोड़ा स्टेप अप स्टेप डाउन कर लेंगे, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि जितनी वोल्टेज आप यहाँ से सेंड करें पूरी की पूरी वोल्टेज यहाँ तक नहीं मिलती है, क्योंकि लाइन होती है तो उसमें कुछ ड्रॉप हो जाता है. उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे.
ये मेरे हिसाब से मैंने आपको जो पहला लेक्चर मैंने दिया है इंट्रोडक्शन टू ट्रांसफार्मर वाला, उसमें आप देखना बहुत अच्छे से मैंने, मेरे हिसाब से 1 घंटे का लेक्चर, 1 घंटा 7 मिनट का लेक्चर होगा, इतना अच्छे से मैंने इन डेप्थ डिस्कस किया कि ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों पड़ती है, जरूरत क्यों पड़ती है ये अपन को वहां पे पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपन को बस इसकी जरूरत पड़ेगी कि ट्रांसफार्मर जो यूज किया जाएगा 3 फेज क्यों यूज किया जाएगा, इसके बारे में यहाँ पे फिलहाल अपन डिस्कस करने वाला है। ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो मेरे पास जो पावर है, पावर कौन से होने वाले, सिंगल लाइन डायग्राम जो होता है पर फेज बेसिस पे उसको ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो जनरेटर होगा आपके पास कौन सा होगा, 3 फेज जनरेटर होगा। कौन सा जनरेटर होगा, 3 फेज। अगर 3 फेज जनरेटर है तो यहाँ से जो पावर प्रोड्यूस होगी कौन सी पावर होगी, 3 फेज पावर होगी बेटा, बिल्कुल सही है। अब ये अगर आपके पास 3 फेज पावर थी, 3 फेज पावर को मुझे ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा। ऑब्वियस अगर 3 फेज पावर है तो इस 3 फेज पावर को ट्रांसफर करने के लिए मुझे कौन सा डिवाइस यूज करना पड़ेगा, 3 फेज ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा। सिंगल फेज थोड़ी ना यूज करेंगे अपन। ठीक है, सिंगल फेज को यूज करके अपन 3 फेज बना सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो यूज किया जाएगा 3 फेज ट्रांसफार्मर होगा। आप 3 फेज कैसे बनाएंगे वो मैं पूरा डिस्कस करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो आपको एक बात पता चली कि यहाँ पे 3 फेज ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ने वाली है। सेम केस में जब इस पावर को, मतलब जब ये वाला एक एंड है, इस एंड से जब मैं उसको दूसरे एंड तक लेके जाऊंगा तो यहाँ से मुझे इस पावर को क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अगर सपोज मैंने बोला कि 11 kV तक मैंने क्या किया, इस पावर को ये क्या किया, सपोज 11 kV तक मैंने इसको प्रोड्यूस किया। ठीक है, मतलब द वोल्टेज जनरेटेड बाय दिस वोल्टेज इज एट 11 kV। ये जो ट्रांसफार्मर होगा वो ये क्या करेगा, उसको स्टेप अप कर देगा। तो 11 से बन गया, सपोज मैं कह सकता हूँ कि 440 kV तक चला गया, सपोज ऐसा मान के चलते, क्या तक, 11 kV से 440 kV तक चला गया। और सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि 440 kV से 0.44 kV तक चला गया। ठीक है, मतलब 440 वोल्ट तक चला गया। ठीक है, अगर ये यहाँ तक चला गया तो फिर मैं बताऊंगा कि भाई अगर मेरे पास यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर अगर 11/440 kV होगा, और ये जो ट्रांसफार्मर का जो नेचर होगा इस टाइप से होगा कि इसका जो प्राइमरी होगा वो डेल्टा में कनेक्टेड होगा, जो सेकेंडरी होगा वो भी डेल्टा में होगा। सिमिलरली जब मैं इसके बात करूंगा तो उसमें भी 440 kV होगा प्राइमरी साइड में, और ये कितना होगा, 0.44 kV होगा। मतलब क्या कर रहा है, यहाँ पे उसको स्टेप डाउन कर रहा है, और यहाँ पे देखा जाए तो क्या कर रहा है, उसको स्टेप अप कर रहा है। तो आपको एक बात पता चली कि जब भी जनरेटेड पावर को अगर आपको ट्रांसफर करना होता है तो आप क्या करोगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करोगे। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर के जरिए आप उसकी वोल्टेज को क्या करोगे, बढ़ा दोगे। एंड बाय इंक्रीजिंग द वोल्टेज लेवल यू आर गोइंग टू ट्रांसफर दिस पावर, and at the distribution end you are going to step down it by means of step down transformer। और वो जो ट्रांसफार्मर होगा that will also be what, it will also be 3 phase transformer। सपोज अगर मैं बोल दूं उसको कि this is a delta and this is what, this is star, तो स्टार से मेरे पास यहाँ पे 4 लाइन आ रही है। सपोज अगर मैं उसको बोल दूं कि this is R, Y, B और N, और डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अपन देखा होगा कि घरों के सामने से जो लाइन जाती है आपकी नॉर्मल रेसिडेंशियल एरियाज में अगर मैं बात करूँ तो उसमें से देखा होगा आपने R, Y, B और N 3 मेन, मतलब सप्लाई मेन्स होता है, और बाद में आपके पास एक न्यूट्रल भी होती है। क्योंकि रेसिडेंशियल एरिया है तो ऑब्वियस वहाँ पे आपको एक फेस, और क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाए तो रेसिडेंशियल एरियाज में अपन को सिंगल फेज सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो बाय मींस ऑफ 1 फेज एंड 1 न्यूट्रल वी आर गोइंग टू ऑब्टेन सिंगल फेज इन केस ऑफ द रेसिडेंशियल एरिया। तो अपन को पता चला कि अपन को जो 3 फेज ट्रांसफार्मर थी उसकी जरूरत कहाँ पे पड़ी और क्यों पड़ी, ये पता चल गया अपन को। ठीक है, अब मैं डिस्कस करूंगा कि 3 फेज ट्रांसफार्मर जरूरत क्यों पड़ता है, सिंगल फेज होने के बाद भी अपन 3 फेज के लिए क्यों गए, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सवाल ये लिखना चाहिए आपने कि why do we need to understand 3 phase transformer, or why do we need to go for 3 phase transformer? Why do we go for 3 phase ट्रांसफार्मर? देखिए, जब आपके पास सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के जरिए आप क्या कर सकते हो, सिंगल फेज पावर को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं सिंगल फेज पावर की बात करूं तो देखिए सिंगल फेज पावर किस स्टेप से आगे, सिंगल फेज पावर इज इक्वल्स टू पर फेज वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय पर फेज करंट मल्टीप्लाई बाय एंगल बिटवीन दिस पर फेज वोल्टेज एंड पर फेज करंट, उसको मैं बोल रहा हूँ कॉस फाई। बात समझ में आ गई? ठीक है, जब मैं बात कर रहा हूं 3 फेज सिस्टम की तो 3 फेज पावर के बारे में बात करते हैं। देखिए 3 फेज पावर, तो 3 फेज पावर देखिए क्या होगा आपके पास, दिस विल बी 3 टाइम्स ऑफ दिस सिंगल फेज पावर। So 3 times of B phase multiply by I phase multiply by what, cos of phi, multiply by what, cos of phi। तो अपन को क्या पता चला यहाँ से, अपन को ये पता चला कि भाई जब मैं 3 फेज पावर की बात करूंगा तो इन केस ऑफ द 3 फेज पावर दैट पावर इज गोइंग टू बी 3 टाइम्स ऑफ व्हाट, सिंगल फेज पावर, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 3 टाइम्स ऑफ सिंगल फेज पावर। अगर वो 3 टाइम्स ऑफ सिंगल फेज पावर है तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो इसके पहले मुझे जो सिंगल फेज, मतलब एक, क्योंकि सिंगल फेज में क्या होता था आपके पास एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है, और इसमें क्या होता है ट्रांसफार्मर के केस में आपके पास क्या होगा, एक प्राइमरी होगा और सेकेंडरी होगा। अभी यहाँ पे क्या करने वाले, इसमें भी 3 फेज में भी प्राइमरी और सेकेंडरी आएगा, लेकिन मेन मकसद ये हो रहा है कि भाई जो पावर ट्रांसमिशन होगा इसके केस में सिंगल फेज पावर आएगी, इसके केस में क्या होगा, उससे ज्यादा पावर आएगी, उससे क्या होगा भाई, ज्यादा पावर आएगा।
तो यार इसके मतलब अगर देखा जाए तो सिंगल फेस पावर और थ्री फेस पावर में से मुझे इसमें ज़्यादा पावर मिल रहा है, इसमें कैसे कम पावर मिल रहा है मुझे, तो ठीक है, तो ये मैं कह सकता हूँ क्या कि ज़्यादा पावर अपन को मिलेगी। सो क्या मोर पावर इज पॉसिबल टू बी ऑब्टेन इन केस ऑफ थ्री फेस ट्रांसफार्मर एज कंपेयर टू व्हाट सिंगल फेस ट्रांसफार्मर। तो एक बात पता चल गई कि उसके पीछे एक रीजन क्या है, एक ये है, ठीक है, एक ये है। और सपोज अगर मैं एक बात बोलूं कि सपोज अगर मेरे पास ये जो पर फेज वोल्टेज है, सपोज अगर मैं बात करूं कि 240 वोल्ट है, कितना है 240 है, मल्टीप्लाई बाय मेरे पास जो इसकी करंट है सपोज अगर 10 एम्पियर है, क्या है 10 एम्पियर, और पावर फैक्टर जो कितना है सपोज 0.8 है, कितना है 0.8 है, तो इसका जो पावर आएगा टोटल कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 8 बन जाएगा, 8 अगर बन जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास 8 4 32, ठीक है, इस टाइप से बन जाएगा, कितना 1920 वाट इतनी पावर आएगी। सपोज अगर सिंगल फेस पावर अगर आप चाहते हो कि एक सिंगल फेस ट्रांसफार्मर जो होगा वो कितनी पावर ट्रांसफर कर रहा है, 1920 वाट इतनी पावर ट्रांसफर कर रहा होगा, ठीक है। अब मुझे अगर सपोज थ्री फेस पावर ट्रांसफर करनी है, तो थ्री फेस पावर मतलब क्या, इसका 3 गुना जो पावर आएगी दैट विल बी थ्री फेस पावर, और उस थ्री फेस पावर को ट्रांसफर करने के लिए मुझे 3 अलग अलग सिंगल फेस ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर उसी पावर को अगर मुझे सिंगल फेस ट्रांसफार्मर से अगर उसको ट्रांसफर करना है तो उसके लिए मुझे 3 ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उस एट द सेम टाइम पे जब मैं 3 फेस ट्रांसफार्मर की बात करूंगा, एक ट्रांसफार्मर को यूज करके मैं क्या कर सकता हूं, उतनी पावर को ट्रांसफर कर सकता हूं। अब उसमें इकोनॉमी भी आएगी, कॉस्ट भी आएगी, और भी बहुत सारे हो सकते हैं लॉसेस वगैरह, वो सब चीजें की बात की जाएगी, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखिए कैसे, अगर इसी पावर को अगर मुझे 3 फेस ट्रांसफार्मर से अगर पास करना, मतलब उसको ट्रांसफर करना हो, तो देखिए 3 फेस ट्रांसफार्मर से कितनी पावर ट्रांसफर हो सकती है, 1920 इज इक्वल्स टू दिस इज 6, तो देखिए 5 आएगा ना, ठीक है। तो इतना वॉट पावर देखिए क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। इसका मतलब क्या, अगर सपोज मुझे अगर 3 फेस ट्रांसफार्मर के जरिए अगर मुझे पावर ट्रांसफर करनी है, अगर जो सिंगल फेस में पावर ट्रांसफर हो रही है, कितनी हो रही है सिंगल फेस में 1920 वॉट इतनी हो रही है। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं तो 3 फेस ट्रांसफार्मर के जरिए देखिए उसका 3 गुना ज्यादा पावर में से क्या कर सकता हूँ, ट्रांसफर कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या, मोर पावर इज टू बी ट्रांसफरेबल इन केस ऑफ व्हाट 3 फेस ट्रांसफार्मर एज कंपेयर टू सिंगल फेस ट्रांसफार्मर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, ठीक है। अब एक दूसरा सवाल होगा कि भाई अपन के पास जो सिंगल फेस ट्रांसफार्मर का जो एक यूनिट होता है उसमें क्या होता है, एक प्राइमरी होता है और क्या होता है, एक दूसरा सेकेंडरी होता है। बात समझ में आ गई? और इसके इसमें क्या होगा, इसमें भी एक प्राइमरी होगा और एक सेकेंडरी होगा। बात समझ में आ गई? अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में सवाल होगा कि सर अगर आप बोल रहे हैं कि सिंगल फेस के केस में अगर आप 1920 वॉट इतनी पावर ट्रांसफर कर सकते हो, और 3 फेस के केस में आप उसका क्या कर सकते हैं, 3 गुना ज्यादा पावर ट्रांसफर कर सकते थे। सपोज अगर मैं 4 फेज ले लेता तो क्या होता, 4 फेज ले लेता तो क्या होता, कुछ नहीं भाई, क्या होता, इसका 4 गुना पावर आ जाती है आपके पास, ठीक है। तो इनकेस ऑफ 4 फेज सिस्टम देखिए क्या हो सकता था, इनकेस ऑफ 4 फेज देखिए क्या हो सकता था, इनकेस ऑफ 4 फेज 4 मल्टीप्लाई बाय 1920 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज 8। इतना एक बार कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए अगर मेरे से गलती हो जाए तो, ठीक है। ये 6 आएगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि जब आप है ना इकोनॉमी की बात करोगे ना, अगर फिजिबल कंडीशंस की बात करोगे ना, जितना प्राइस और जितना इकोनॉमिक्स और मैं कह सकता हूँ कि जितना पैसा इसके लिए लगेगा उससे डेफिनेटली ज्यादा पैसा इसमें लगने वाला है। मतलब क्या, अगर आप 5 फेज के सिस्टम के लिए, 6 फेज के सिस्टम के लिए, 7 8 12 या जो भी आगे के नंबर ऑफ फेजेस बढ़ाते गए ना, तो उसके कंपैरिजन में देखा जाए ना तो 3 फेज सिस्टम के लिए जितना खर्चा लगेगा ना उससे डबल ज्यादा खर्चा उसमें लग जाएगा। अगर सपोज मैंने बोला कि अगर मुझे इसका डबल अगर पावर अगर मुझे ट्रांसफर करनी है, तो उसके लिए अगर सपोज मैं 2 अलग अलग 3 फेज ट्रांसफार्मर के जरिए उसको ट्रांसफर करूंगा तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा रादर देन सिंगल 6 फेज सिस्टम। तो 6 फेज सिस्टम इसके लिए अपन कभी यूज नहीं करते, रादर देन उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो सिंगल जो एक 3 फेज सिस्टम होगा वो ज्यादा बेटर होगा उसके कंपैरिजन में, क्योंकि उसमें थोड़ा इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उतना महंगा, इतना कॉस्टली नहीं होगा वो कि जितना ज्यादा फेज के सिस्टम के लिए होगा। तो आप जितने नंबर ऑफ फेजेस बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा इकोनॉमिक्स उसकी बढ़ती जाएगी, उतनी ज्यादा उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। इसके लिए अपन बहुत ज्यादा सिस्टम के लिए नहीं, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फेजेस के लिए नहीं जाते कि जो आपको 3 फेज में मिलता है वो सबसे ज्यादा, मतलब कह सकते हो कि वो ज्यादा ऑप्टिमम कॉस्ट आप इसमें ऑप्टेन कर सकते हैं 3 फेज सिस्टम में, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? अगर मैं नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको एक बार, कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल होता है कि सर अपन नंबर ऑफ फेजेस ज्यादा क्यों नहीं बढ़ाते। बेटा बढ़ा सकते हैं, ऐसी बात नहीं बढ़ा सकते, लेकिन उसमें होता यह है कि जब नंबर ऑफ फेजेस ज्यादा बढ़ा दोगे तो वो ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो वो ज्यादा कॉस्टली होने से बेहतर है कि अपन ऐसे सिस्टम के लिए जाएंगे कि जो ऑप्टिमम कॉस्ट में अपन को ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमम आउटपुट दे सके, अपन उसके लिए जाएंगे। और ऑप्टिमम आउटपुट विद ऑप्टिमम कॉस्ट इज पॉसिबल टू बी ऑब्टेन इन केस ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर। दैट्स व्हाई वी विल गो फॉर द 3 फेज ट्रांसफार्मर एंड नॉट वी विल गो फॉर व्हाट
4 फेज सिस्टम, ठीक है, ये सॉरी ये 4 का स्पेलिंग ये लिख दीजिएगा, 4 फेज सिस्टम मैंने गलत लिखा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसके लिए जाओगे, बात समझ में आ गई, ठीक है। हाँ, तो सिंगल पेज सिस्टम और सिंगल पेज ट्रांसफार्मर से क्या मिलेगा, 3 पेज ट्रांसफार्मर से क्या मिलेगा, सिंगल पेज पावर आप उसे क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, इसके 3 पेज पावर ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे उसके पॉलीफेज सिस्टम के मतलब 3 पेज सिस्टम के बहुत सारे उसके क्या है एडवांटेजेस है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे फंडामेंटल्स पढ़े ही हो, बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़े, तो उसमें सभी को आपको पता ही होगा कि उसमें डिफरेंट क्या उसके मतलब एडवांटेजेस है, ठीक है, तो आप उसके बारे में जानते हो। अब अगर सपोज मैं बात करूं तो देखिए जो सिंगल पेज सिस्टम की बात की जाए तो सिंगल पेज सिस्टम में आप नंबर ऑफ कंडक्टर्स जो यूज करने वाले होते हैं, कितने कंडक्टर यूज करने वाले होते हैं सिंगल पेज सिस्टम में, तो देखिए, और सिंगल पेज ट्रांसफार्मर की बात चल रही है, तो सिंगल पेज ट्रांसफार्मर देखिए अगर मैं बात करूं, एक प्राइमरी होगी और एक सेकेंडरी होगी, क्या होगा, एक प्राइमरी होगी और क्या होगी, सेकेंडरी होगी। तो देखिएगा इस टाइप से होगा, ये सेकेंडरी है और ये क्या है, एक प्राइमरी है, ठीक है, इस टाइप से होगा। जब मैं अगर सपोज ट्रांसफार्मर की बात करूं, अगर मुझे 3 पेज ट्रांसफार्मर बनाना है, तो 3 पेज ट्रांसफार्मर बनाने के लिए क्या कर सकते हो आप, 3 सिंगल पेज ट्रांसफार्मर को यूज करके आप एक 3 पेज ट्रांसफार्मर बना सकते हैं, और दोनों से आउटपुट आपको सेम मिलने वाला है। जैसे कि देखिए इसमें क्या था ना, इसमें एक ट्रांसफार्मर कितना पावर प्रोवाइड कर रहा है, सिंगल पेज ट्रांसफार्मर वो कर रहा है 1920 वाट। अगर अपन 3 ट्रांसफार्मर यूज करेंगे तो 3 ट्रांसफार्मर से अपन 3 पेज ट्रांसफार्मर बना सकते हैं बाय यूजिंग 3 सिंगल पेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो सेम आउटपुट अपन ऑब्टेन कर सकते हैं जो अपन 3 पेज ट्रांसफार्मर से ऑब्टेन करा सकते हैं। इसका मतलब क्या, बाय यूजिंग अ सिंगल पेज ट्रांसफार्मर, बाय यूजिंग अ सिंगल पेज ट्रांसफार्मर्स, मतलब 3 सिंगल पेज ट्रांसफार्मर को यूज करके अपन एक 3 पेज ट्रांसफार्मर बना सकते हैं, और उससे अपन को एक 3 सिंगल पेज ट्रांसफार्मर से अपन को इतनी आउटपुट मिल सकती है 5760 वाट, ठीक है। तो एक सिंगल पेज ट्रांसफार्मर ये है। ऐसे अगर अपन 3 यूज करेंगे तो वहां से अपन आराम से एक 3 पेज ट्रांसफार्मर बना लेंगे, और तीनों के बीच में अपन 120 डिग्री अगर एंगल मेंटेन कर दिए तो वहां से अपन को आराम से क्या मिल जाएगा, 3 पेज ट्रांसफार्मर मिल जाएगा। अब देखते कि उसके इसमें चले जाते कि वो कैसे बना पाएंगे अपन उसको, ठीक है। By using 3 single phase transformer, we are going to form a 3 phase system। देखिए कैसे, अब मैं देखिए क्या कर रहा हूं, मैं अब इसको बना रहा हूं 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यूज करके। एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, एक दूसरा है, ठीक है, और एक तीसरा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इस टाइप से। तो ऐसे 3 अलग अलग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर आ गए। देखिए मैं जो प्राइमरी होगा, प्राइमरी को मैं ब्लैक कलर से दिखाऊंगा, और जो सेकेंडरी को उसको मैं रेड कलर से दिखाऊंगा, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। ये उसके प्राइमरी है, उसके बाद इसके सेकेंडरी यहाँ पे बनेंगे, ठीक है, सेकेंडरी को बाद में दिखा देंगे, और ये उसका प्राइमरी है नेक्स्ट वाले का, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। इसके सेकेंडरी में ड्रॉ कर रहा हूँ फिर सभी की, सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, ठीक है, उसके बाद ये भी सेकेंडरी है थर्ड ट्रांसफार्मर के, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जैसे 3 फेज सिस्टम में अपन जैसा ऑब्टेन करते हैं, 3 फेज सिस्टम कैसा होता है आपके पास RYB। सपोज अगर मैं 3 फेज सिस्टम की बात करूं तो सपोज ये 3 फेज सिस्टम है मेरे पास, ठीक है। 3 फेज सिस्टम में क्या होता है आपके पास, जो तीनों फेजेस होते हैं कैसे होते हैं, 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस होते हैं एक दूसरे से, क्या होते हैं 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस होते हैं तीनों फेज सिस्टम। सपोज अगर मेरे पास R फेज है, सपोज अगर मेरे पास Y फेज है, और मेरे पास क्या है B फेज है, तो R और Y इन दोनों फेजेस के बीच में कितना डिग्री है, 120 डिग्री है। सिमिलरली Y और B इन दोनों के बीच में कितना डिग्री है, 120 डिग्री है फेज डिस्प्लेसमेंट, और इन दोनों के बीच में कितना है, इन दोनों के बीच में जो 120 डिग्री है, ठीक है। तो तीनों फेजेस के बीच में कितना डिग्री मेंटेन किया मैंने, 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट मैंने मेंटेन किया। सेम मैं क्या कर सकता हूँ, इन तीनों फेजेस के बीच में क्या कर सकता हूँ, मेंटेन कर सकता हूँ। तो सपोज अगर मैं उसको R फेज बोलूँ, ठीक है, अगर उसको मैं Y फेज बोलूँ,
और इसको अगर सपोज मैं बी फेज बोलूँ तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आर फेज की क्या है प्राइमरी है, वाई फेज की प्राइमरी है, और एक बी फेज की क्या है प्राइमरी है। बात समझ में आ गई, ठीक है। इस टाइप से अब जो मेरे पास जो टर्मिनल्स एक्सेसिबल होंगे, इनके टर्मिनल देखिए किस टाइप से एक्सेसिबल होंगे। अब आपको देखना है कि कितने टर्मिनल्स बाहर आने वाले, उसके बारे में अब अपन को देखना है, ठीक है। क्योंकि मैंने तो 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में ले लिए और तीनों को यूज करके मुझे एक 3 फेज ट्रांसफार्मर बनाना, तो देखिए किस टाइप से बनाएंगे अपन, ठीक है। देखिए एक मेरे पास, क्योंकि मैंने ना अभी दोनों को तीनों ट्रांसफार्मर ले लिए और देखते हैं कि उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन अपन किस टाइप से बनाते हैं। एक ए वाला एक है, सिमिलरली दूसरा वाला ट्रांसफार्मर ये है, ठीक है। और ये भी देखते हैं कि ये किस टाइप से है। ये भी एक ए वाला ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इस टाइप से। इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से। अगर देखा जाए तो देखिए टोटल कितने जो टर्मिनल से बाहर आ रहे हैं, आप देखना बस कितने टर्मिनल से जो बाहर आ रहे हैं। देखिए अगर मैं बी फेस की बात करूं तो बी फेस के देखिए ये 4 टर्मिनल्स है, इसके 4 और इसके कितने 4 है, तो टोटल कितने 12 टर्मिनल्स आपके पास बाहर है। 12 टर्मिनल्स क्या आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। अब अपन को एक बात पता है क्या, आपके पास जो 3 फेज सिस्टम होता है उसके 2 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। क्या होते हैं, 2 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है। कौन कौन से, देखिए मैं बात कर रहा हूँ 3 फेज सिस्टम की। उसकी कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से हो सकता है, एक हो सकता है स्टार कनेक्शन, क्या हो सकता है, स्टार कनेक्शन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, डेल्टा कनेक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है, डेल्टा कनेक्शन। अब स्टार कनेक्शन में क्या करना है और डेल्टा कनेक्शन में देखिए क्या करना है। बेटा जब आप स्टार कनेक्शन की बात करोगे तो स्टार में क्या होगा, आर वाई और बी, इनका तीनों फेजेस होंगे उनका एक टर्मिनल क्या होगा, कॉमन होगा। तीनों का क्या होगा, एक टर्मिनल कॉमन होगा। मतलब क्या, देखिए अगर उसका इनकमिंग टर्मिनल तो जो उसका आउटगोइंग टर्मिनल होगा ये वाला टर्मिनल, सपोज अगर मैं उसको आर डैश बोल दूं, क्या बोल दूं, अगर सपोज मैं उसको आर डैश बोल दूं, अगर वाई तो उसका क्या होगा, मैं वाई डैश बोल दूं, अगर बी ये तो ये क्या हो जाएगा, उसका बी डैश हो जाएगा। मतलब आर डैश वाई डैश बी डैश तीनों का जो एक टर्मिनल है, मतलब तीनों जो फेजेस है इन तीनों फेजेस का एक टर्मिनल जो होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा। उसको तुम बोलते हो क्या, उसको तुम बोलते हो स्टार कनेक्शन। उसको तुम क्या बोलते हो, स्टार कनेक्शन बोलते हो। बात समझ में आ गई। और जब आप डेल्टा कनेक्शन की बात करते हो तो देखिए डेल्टा में क्या होता है, तीनों फेजेस जो होते हैं इस टाइप से कनेक्टेड होते हैं। सपोज अगर आर है तो ये बन जाएगा आर डैश, सपोज अगर वाई है तो बन जाएगा वाई डैश, सपोज अगर बी है तो बन जाएगा बी डैश। मतलब क्या, इन तीनों के क्या होंगे, अल्टरनेट कनेक्टेड होगा। मतलब आर फेज के बाद वाई, वाई के बाद बी, बी के बाद क्या होगा, वाई होगा। मतलब कि जहाँ पे आर फेज का एक टर्मिनल खत्म हो रहा है वहाँ पे वाई फेज का दूसरा टर्मिनल शुरू होगा। जहाँ पे वाई फेज का दूसरा टर्मिनल खत्म हो रहा है वहाँ पे क्या होगा, बी फेज का पहला टर्मिनल स्टार्ट होगा। जहाँ पे बी फेज का पहला सेकंड टर्मिनल जहाँ पे खत्म हो रहा होगा उसके आगे आर पे स्टार्ट हो रहा होगा। तो इस टाइप से उसके कनेक्शन होता है, उसको स्टार कनेक्शन बोलते हैं, इसको डेल्टा कनेक्शन बोलते हैं। इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन तो अपन इसके पहले पढ़ चुके होते हैं एसी फंडामेंटल्स में। जब अपन बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं तो उसमें सब बेसिक बातें डिस्कस कर चुके होते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये स्टार कनेक्शन होता है, डेल्टा कनेक्शन होता है। अब मैं चाहता हूं कि सपोज अगर मुझे इन तीनों फेजेस को यूज कर, ये तीनों ट्रांसफार्मर को यूज करके अगर मुझे एक 3 फेज ट्रांसफार्मर बनाना है तो उसको बनाने के लिए मैं क्या करूंगा ना, तीनों को सपोज अगर मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक स्टार में बनाना है, मतलब मैं ठीक है कि मैं ऐसा चाहता हूं कि मुझे स्टार कनेक्शन बनाना है, प्राइमरी में और सेकेंडरी दोनों में क्या है, मुझे एक स्टार कनेक्शन बनाना है। प्राइमरी मेरी कैसी है, स्टार में है प्राइमरी, और सेकेंडरी भी कैसे मेरे पास स्टार में है। तो प्राइमरी कनेक्शन इज व्हाट, इट इज स्टार कनेक्शन। जो सेकेंडरी है वो कैसे मेरे पास, दिस इज ऑल्सो डेल्टा कनेक्शन, दिस इज ऑल्सो व्हाट, डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। सो सेकेंडरी इज ऑल्सो इन डेल्टा, प्राइमरी इज ऑल्सो इज व्हाट, इट इज ऑल्सो इन डेल्टा। बात समझ में आ गई। तो देखिए अगर मेरे पास प्राइमरी है और वो अगर क्या है डेल्टा में, तो मैं क्या करूंगा, देखिए जो प्राइमरी है मेरे पास, प्राइमरी मैंने बोला था आर वाई और बी तीनों की जो प्राइमरी होगी उन प्राइमरी का एक जो टर्मिनल होगा डेट विल बी कॉमन इन व्हाट, इन केस ऑफ द स्टार कनेक्शन। वेयर एज अगर मैंने सेकेंडरी को क्या बोला, सेकेंडरी को अगर सपोज मैंने डेल्टा में बोला तो इसी के सेकेंडरी को डेल्टा में बोल सकते हो, स्टार में बोल सकते हो, सिंपल मैं पहले डेल्टा में की जगह सपोज अगर मैं उसको स्टार में बोल दूं, ठीक है, कोई भी करेक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हो उसमें, ठीक है। अगर मैं उसको पहले धीरे धीरे सिंपल कनेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद अपन आगे जाएंगे। तो देखिए आर फेज है, वाई फेज है और बी फेज है। इन तीनों का जो एक टर्मिनल होगा, मैं बोल रहा हूँ सेकंड वाला जो टर्मिनल है मेरे पास आर डैश में, इसको बोल रहा हूँ, इसको मैं वाई डैश बोल रहा हूँ, और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, बी डैश बोल रहा हूँ। सपोज अगर मैं इसको आर डैश बोल दिया, इसको अगर सपोज मैं वाई डैश बोल दिया, और सपोज अगर मैं इसको बी डैश बोल दिया, ठीक है। अगर मैं उनको ऐसा बोल दे रहा हूं तो देखिए इससे होगा क्या,
इन तीनों का जो एक टर्मिनल है कॉमन, उसको मैं क्या करता हूँ स्टार कनेक्शन के लिए तीनों को मैं एक कॉमन जगह पे क्या कर रहा हूँ, कनेक्ट कर दे रहा हूँ। देखिए ये कॉमन हो गया, क्या हो गया कॉमन, और ये न्यूट्रल पॉइंट आ गया उनका, क्या आ गया न्यूट्रल पॉइंट इन केस ऑफ व्हाट स्टार कनेक्शन, इन केस ऑफ व्हाट बेटा स्टार कनेक्शन। बात समझ में आ गई, ठीक है। सिमिलरली अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे पास सेकेंडरी है, सेकेंडरी को मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला कि मेरे पास अभी जो प्राइमरी होगी, देखिए आर वाई और बी, ये क्या होगा मेरे पास, जो सप्लाई टर्मिनल होगा, सप्लाई टर्मिनल को मैंने क्या किया होगा, उसको कनेक्ट किया होगा। सपोज अगर मेरे पास सप्लाई टर्मिनल मतलब इस टाइप से, सपोज अगर आर फेज है, वाई फेज है, और सपोज अगर मेरे पास क्या है बी फेज है, सपोज अगर ये आर फेज है, ये वाई फेज है, और क्या है सपोज अगर बी फेज है, इस टाइप से। तो आप क्या कर सकते हो, बस यहाँ से आपको कनेक्शन लेना है, ये आर फेज होगा, ये क्या होगा आपके पास, दिस विल बी वाई फेज, और ये क्या होगा आपके पास बी फेज। तो आप यहाँ से स्टेप्स उसको ले सकते हो कनेक्शन, बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ, सिमिलरली मैं बोला कि प्राइमरी का जैसे मैंने किया, सिमिलरली मैं सेकेंडरी का भी वैसा करूंगा। सेकेंडरी का ये वाला जो टर्मिनल है, दिस दिस एंड दिस, ऑल दिस थ्री टर्मिनल विल बी कनेक्टेड टुगेदर इन ऑर्डर टू फॉर्म ए स्टार कनेक्शन ऑन द सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर एज वेल, ठीक है। तो देखिए इन तीनों को मैं क्या कर रहा हूँ भाई, कॉमन कर दूंगा, फिर मैं तीनों को मैं क्या कर दूंगा, कॉमन कर दूंगा, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। और ये तीनों का एक कॉमन पॉइंट आएगा, दैट विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट न्यूट्रल, दिस कॉमन पॉइंट विल बी व्हाट, दिस कॉमन पॉइंट विल बी नथिंग बट व्हाट, दिस विल बी न्यूट्रल। तो न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा मेरे पास, बात समझ में आ गई। सो देखिए मैं यहाँ से क्या बनाया, फिर मैंने बनाया कि प्राइमरी बना लिया, सेकेंडरी बना लिया। अब जो प्राइमरी होगी इसका देखिए, जो टर्मिनल आएगा मैं उसको बोल रहा हूँ स्मॉल टर्मिनल, या ठीक है अगर तो इसको मैं आर बोलता हूँ, स्मॉल आर में इंडिकेट करो, और ये होगा मेरे पास स्मॉल आर डैश, ये होगा मेरे पास क्या, दिस विल बी स्मॉल वाई, और इसको मैं बोल रहा हूँ कि स्मॉल वाई डैश, और ये होगा मेरे पास क्या बी, और ये होगा मेरे पास व्हाट बी डैश, इस टाइप से होने वाला है। ये क्या होगा मेरे पास, इस टाइप से होने वाला बी डैश की तरह, ठीक है। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, इस टाइप से अपन उसका कनेक्शन फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन आप अगर उसको थोड़ा अच्छे से देखो तो देखिए उसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है कि जब आप 3 फेज ट्रांसफार्मर बना रहे हैं बाय यूजिंग 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, वी आर गेटिंग हाउ मेनी वायर्स, वी आर गेटिंग 12 वायर्स। कितने वायर मिल रहे हैं अपन को, 12 वायर मिल रहे हैं, 12 वायर्स मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जगह भी कितनी लग रही है, थोड़ी ज्यादा लगेगी इसको, जगह कितनी लग रही है इसको, ज्यादा लगेगी, मतलब साइज भी उसकी बढ़ेगी। तो ये जो ट्रांसफार्मर होगा बाय यूजिंग 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, इट्स साइज इज आल्सो मोर, इट्स कॉस्ट मतलब नंबर ऑफ वायर्स रिक्वायर्ड दे आर आल्सो मोर, सो साइज कॉस्ट और स्पेस भी बहुत ज्यादा लगेगी। तो इसके कंपैरिजन में ऐसा कुछ अपन के पास कनेक्शन अवेलेबल हो सकता है क्या, सो दैट वी कैन मेक इट क्वाइट समवॉट कॉम्पैक्ट एंड वी विल गेट मेनी एडवांटेजेस ओवर दिस पर्टिकुलर कनेक्शन बाय यूजिंग 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। और ये जो कनेक्शन जो बनेगा ना, उसको तुम क्या बोलोगे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्रांसफार्मर 3 फेज ट्रांसफार्मर बैंक। क्या इसको 3 फेज ट्रांसफार्मर बैंक भी बोला जाता है, मतलब क्या, बाय यूजिंग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यूनिट ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर बैंक कैन बी इजीली फॉर्म्ड बाय यूजिंग दिस 3 ट्रांसफार्मर। बात समझ में आ गई। इसके प्रॉब्लम देखिए क्या क्या है, मैंने बोला कि नंबर ऑफ वायर्स, उसका स्पेस, उसकी साइज, उसकी कॉस्ट, ये सब क्या होगा, उसके नंबर ऑफ सारी चीजें उसमें क्या लग रही है, डबल लग रही है, थोड़ा ज्यादा लग रही है। तो इसके ऊपर ओवरकम करने के लिए अपन के पास 2 अलग अलग टाइप ऑफ कनेक्शन बनते हैं, एक होता है कोर टाइप कनेक्शन, दूसरा होता है शेल टाइप कनेक्शन। अब बात करते हैं कि कोर टाइप कनेक्शन क्या होता है और एक शेल टाइप कनेक्शन क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं, एंड देन वी विल सी दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कनेक्शन और दिस कनेक्शन, वी विल डिस्कस अबाउट इट राइट नाउ, ठीक है। तो देखिए भाई, जो 2 अलग अलग कनेक्शन आपके पास अवेलेबल है, कौन कौन सा है, एक है कोर टाइप कनेक्शन और दूसरा है शेल टाइप कनेक्शन। कौन सा होता है, शेल टाइप। कनेक्शन से कहने से ज्यादा बेटर होगा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वाइज दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, कोर टाइप एंड शेल टाइप। सो दिस इज कोर टाइप कंस्ट्रक्शन and this is a shell type construction, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो कोर टाइप कंस्ट्रक्शन देखिए किस टाइप से होगा, तो एक देखिए जो कोर टाइप कंस्ट्रक्शन होगा आपके पास किस टाइप से होगा भाई, कोर टाइप, ये होगा आपके पास कोर टाइप कनेक्शन, ठीक है, ये कोर होगा, ठीक है, ये होगा इस टाइप से। थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ,
ये होगा आपके पास कोर टाइप कंस्ट्रक्शन। अब इसमें क्या होगा, अपन को 3 फेज ट्रांसफार्मर बनाना है। तो देखिए इसको तुम बोलते हो क्या, दिस इज नथिंग बट योक, और ये क्या होता है आपके पास लीम। तो ये जो 3 लीम है, 3 लीम के ऊपर अपन क्या करने वाले थे, प्राइमरी और सेकेंडरी पुट करते हैं एंड अकॉर्डिंगली वी ऑब्टेन द 3 फेज कनेक्शन। ठीक है, देखिए किस टाइप से ये होगा भाई, यहाँ पे प्राइमरी आर फेज का प्राइमरी होगा ये। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपके पास, दिस विल बी सेकेंडरी, सॉरी ये सेकंड फेज का प्राइमरी होगा। ठीक है, और ये थर्ड फेज का प्राइमरी, इस टाइप से। ठीक है, और अपन क्या करेंगे, सेकेंडरी, सो दिस विल बी सेकेंडरी। ठीक है, इस टाइप से होगा। इसका कनेक्शन आपको जिस टाइप से ऑब्टेन करना है उस टाइप से ऑब्टेन कर सकते हैं आप। चाहे तो स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, डेल्टा स्टार, कुछ भी जैसा आपको चाहिए उस टाइप का कनेक्शन आप क्या कर सकते हो, उसमें ऑब्टेन कर सकते हैं। इसमें ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है कि मैंने जो बोला बस उसी टाइप का कनेक्शन आप ऑब्टेन कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं है। सो आपके पास ये जो होगा, आपके पास किसका होगा, ये आर फेज का सप्लाई यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जो आएगा डेट विल बी वाई फेज, और यहाँ पे जो आएगा आपके पास डेट विल बी नथिंग बट व्हाट, बी फेज। तो इस टाइप का सप्लाई आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो ये जो होगा आपके पास वाई फेज, ये क्या होगा आपके पास वाई फेज का सेकेंडरी होगा। ये बी फेज है, तो ये क्या होगा आपके पास बी फेज का जो सेकेंडरी होगा उसको मैं स्मॉल लेटर से इंडिकेट कर रहा हूँ, प्राइमरी को मैं कैपिटल लेटर से इंडिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे डिपेंड करता है एचवी किसके ऊपर है, एलवी किसके ऊपर, इसको तुम उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा आर फेज इस टाइप से। ठीक है, तो ये मतलब ये बनेगा आर, ये आर होगा, ये बनेगा आर डैश, दिस इज आर, दिस इज आर डैश। ये होगा आपके पास वाई, और ये बनेगा वाई डैश, दिस विल बिकम व्हाट, कैपिटल वाई डैश। ठीक है, सिमिलरली दिस इज बी डैश, दिस इज स्मॉल बी एंड दिस इज व्हाट, बी डैश। इस टाइप से बनता है। ठीक है, तो देख सकते हो कि आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक 3 फेज ट्रांसफार्मर बना हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब आप सप्लाई दोगे उसको, तो देखिए सप्लाई देने के बाद मतलब सपोज अगर करंट यहाँ से एंटर कर रहे हैं इस पॉइंट से, तो देख सकते हो कि आप यहाँ से जो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स क्या करेगा, फ्लक्स देखिए इधर जाएगा, इसका फ्लक्स क्या जाएगा, इधर जाएगा इसका फ्लक्स। ठीक है, इस टाइप से अपना फ्लक्स क्या करेगा, फ्लक्स अपना पाथ कंप्लीट करने वाला है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इसको सप्लाई दोगे कि देखिए, तो इसमें से कुछ फ्लक्स होगा कि जो इधर जाएगा, कुछ इधर भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप से। सिमिलरली आप जब इसको सप्लाई दोगे तो इसका कुछ फ्लक्स होगा जो इधर जाएगा। ठीक है, डिपेंड कर सकता है उसके मतलब पोलैरिटी किस टाइप से। अगर इसकी बात की जाए तो ऊपर ही जाएगा, तो ऊपर मतलब इधर जाएगा, ये किधर जाएगा, उधर इधर जाएगा, इधर मतलब इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। अब ये क्या होगा, ये तो बस पूरा का पूरा इधर ही जाने वाला होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसके फ्लक्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा जब मैं दोनों फ्लक्स मतलब कोर टाइप और शेल टाइप जब दोनों एक ही पॉइंट पे लेके आऊंगा, तब उसका डिस्कशन थोड़ा अच्छा बनेगा, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए आसान होगा इस टाइप से। सबसे पहले आप ये बात देखिएगा कि जब मैं 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को यूज करके जब एक 3 फेज ट्रांसफार्मर बना रहा था, तब उसका साइज, उसके नंबर ऑफ वायर्स, कितने टर्मिनल्स, कॉस्ट, स्पेस, सब उसके कंपैरिजन में अगर आप मैं यहाँ पे देखूँ, देखिए किस टाइप से आ रहा है। देख सकते हो कि आप ये जो कंस्ट्रक्शन है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज ए कोर टाइप ट्रांसफार्मर, कोर टाइप कंस्ट्रक्शन, कोर टाइप कंस्ट्रक्शन। ठीक है, दिस इज नथिंग बट कोर टाइप कंस्ट्रक्शन। एंड ये जो था आपके पास, ये 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को यूज करके तुमने बनाया था, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का एक यूनिट जो कि आपको एक 3 फेज ट्रांसफार्मर देने वाला है। इसका कनेक्शन और इसके कनेक्शन में देखा जाए तो देखिए ये कितना, ये देखा जाए तो स्पेस भी कम लग रही है, नंबर ऑफ वायर्स जो लग रहे हैं, नंबर ऑफ वायर्स भी बहुत कम आने वाले बाहर जो आएंगे, क्योंकि देखिए जो ये जो बनेगा ना, जो इसके जो कनेक्शन बनेगा इंटरनल कनेक्शन में, अपन जो बोलते हैं स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, वो इंटरनली बन जाएगा। ठीक है, तो अपन के पास बाहर जो नंबर ऑफ वायर्स आएंगे ना, प्राइमरी के 3 वायर्स आने वाले, सेकेंडरी के कैसे 3 वायर आने वाले, जो इसके जो सेकंड टर्मिनल्स होंगे और इसके जो सेकंड टर्मिनल्स वो इंटरनल कनेक्शन होंगे। मतलब क्या, उसको अंदर ही क्या कर दोगे आप, अंदर ही उसको उस टाइप से कनेक्ट कर दोगे। जैसे कि इसमें क्या था, उसमें तुम्हें बाहर लाके उसको कनेक्ट करना पड़ता था। इसमें नंबर ऑफ वायर्स कितने आ रहे थे, 12 वायर्स उसमें बाहर आ रहे थे भाई, 12 वायर्स क्या आ रहे थे उसमें बाहर आ रहे थे। सेकेंडरी की केस में डायरेक्टली क्या होगा, सेकेंडरी के जो 3 वायर होंगे उसको तुम जहाँ पे लोड वगैरह होगा जिसको देना होगा बस उसको दोगे, सेकेंडरी की 3 टर्मिनल बाहर आओगे आएंगे, और प्राइमरी के क्या होंगे, जो 3 टर्मिनल है बस उसको तुम क्या करके सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ वायर्स भी बहुत कम लगने वाले आपके पास, एक्चुअली देखा जाए तो क्या बोल रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ वायर्स भी बहुत कम लगने वाले, मतलब उसमें जितना लग रहा था उसके डेफिनेटली कम ही परसेंटेज में यहाँ पे नंबर ऑफ वायर्स लगेगी। तो इसका मतलब क्या, और इसका साइज भी बहुत कम है, उसको स्पेस भी बहुत कम लगेगा, कॉस्ट भी बहुत कम होगी। तो आप देख सकते हो कि डेफिनेटली कोर टाइप कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर इज डेफिनेटली बेटर देन दैट ऑफ व्हाट 3 फेज ट्रांसफार्मर, 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स। तो ये जो यूनिट है डेफिनेटली बेटर है एज कम्पेयर टू दैट वन। ठीक है, इसमें थोड़ा कुछ एडवांटेजेस हो सकता है कि देखिए, अगर मैं बात किया क्या कि तीनों में से अगर सपोज कोई एक वाइंडिंग अगर फॉल्ट हो जाए, या मतलब सपोज अगर किसी एक वाइंडिंग पे अगर सपोज फॉल्ट हो जाए, मेंटेनेंस के टाइम पे आ गई है, मेंटेनेंस करने की उसकी कंडीशन पे आ गई है, तो उस वाइंडिंग को अगर आपको रिमूव करना होगा तो भाई इतना आसान नहीं है।
आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा यूनिट उस पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, शट डाउन करना पड़ेगा। उसके केस में इतना डिफिकल्ट नहीं है, उसको तो बस आप क्या कर सकते, उसको निकाल लीजिएगा, फिर दो जो यूनिट है वो अपने आप क्या करेंगे, आराम से पावर जो होगी, रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ पावर होगी, वो मैं बताऊंगा बाद में जब ओपन डेल्टा कनेक्शन पढ़ाऊंगा तब। तो हाँ, क्योंकि अगर कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा वो, ठीक है, तो आप मतलब दो यूनिट जो होंगे वो भी क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग पावर ट्रांसफर करेंगे, लेकिन इसमें इतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेटली जो आपके पास कोई भी चीज़ हो, उसके कुछ तो प्रोस होते हैं, कुछ तो कॉन्स होते हैं, तो डेफिनेटली हर एक इसमें होते हैं, तो इसमें भी वैसे ही है, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो इसके नंबर ऑफ एडवांटेजेस ज्यादा है ओवर दैट पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन, दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द केस इन मोस्ट ऑफ द टाइम वी गो फॉर द कोर टाइप कंस्ट्रक्शन। तो आपको समझ में आ गया कोर टाइप कंस्ट्रक्शन किस टाइप से होता है। अब मैं बात करूंगा शेल टाइप कंस्ट्रक्शन के बारे में। किसके बारे में? शेल टाइप कंस्ट्रक्शन के बारे में। और शेल टाइप कंस्ट्रक्शन जो होगा उसमें मैं बात करूंगा 3 लिम्ड कंस्ट्रक्शन के बारे में। उसमें बात करेंगे अपन जो अलग अलग कंस्ट्रक्शन के, उसके 2 अलग अलग कंस्ट्रक्शन है, उसके बारे में अपन अभी फिलहाल बात करें। तो देखिए, भी बात करते हैं अभी शेल टाइप कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो देखिए, शेल टाइप कंस्ट्रक्शन किस टाइप से होने वाला है। तो ये होगा आपके पास शेल टाइप कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और इस पे देखिए, सिमिलरली देखिए ये यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, तो ये 3 फेस शेल टाइप कंस्ट्रक्शन बनने वाला है। तो देखिए, ये प्राइमरी आएगा यहाँ पे इस टाइप से, ये दूसरे फेस के लिए आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं रेड पेन से उसका सेकेंडरी दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस टाइप से। तो देखिए, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि आपके पास इसके पहले जो कोर टाइप कंस्ट्रक्शन के बारे में जब डिस्कस किया था तो उसमें 1 2 3 इसमें क्या था, 3 लिम्स थे। कितने लिम्स थे? 3 लिम्स थे। जब मैं शेल टाइप की बात करूँ तो देखिए उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ लिम्स कितने। लिम्स मतलब कि जो वर्टिकल पोर्शन है उसको तुम लिम्स बोलते हो, जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है उसको तुम क्या बोलते हैं, यॉक बोलते हैं। तो जो वर्टिकल है वो क्या है, लिम्स है। तो देखिए कितने लिम्स है, 1, ये इसको भूल जाओ, इसके इधर अंदर जो बाजू में वो क्या है, देखिए एक बस ये जो वर्टिकल पोर्शन है उसको कंसिडर कीजिएगा, दिस इज 1 लिम्ब, सेकंड लिम्ब, third limb, and this is what, this is nothing but 4th limb. So there are 4 limbs in this particular construction of shell type construction of the 3-phase transformer. बात समझ में आ गई। और ये जो यूनिट नजर आ रहा है ना, उसको तो बस तुम क्या कीजिएगा, ये कैसा अभी वर्टिकल नजर आ रहा है, बस इसको भूल जाएगा। ये जो यूनिट नजर आ रहा है कैसा वर्टिकल नजर आ रहा है, इसको अगर तुम थोड़ा क्या कर दोगे, टेढ़ा कर दोगे, मतलब कि हॉरिजॉन्टल लेके आओगे, तो देखिए ये वाला जो कंस्ट्रक्शन बनेगा, दिस विल रिसेंबल लाइक दिस, दिस विल बी लाइक दिस, इसकी तरह बन जाएगा। एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट दिस काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसी की तरह नजर आएगा। देख सकते हो कि आप दिस इज 1 विंडो एरिया, दिस इज अनदर विंडो एरिया, और इसके ऊपर आपने क्या किया है, हाँ, ट्रांसफार्मर के बस वाइंडिंग पुट किए थे, इस टाइप से नजर आ रहा है। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, जो आपके पास क्या था, जो इसके पहले कंस्ट्रक्शन नजर आ रहा था उसी की तरह नजर आ रहा था। सो दिस कनेक्शन इज लुकिंग लाइक दिस पर्टिकुलर कनेक्शन, ठीक है। तो आपको बस इसमें क्या करना है, ये देख सकते हो कि आप दिस पर्टिकुलर कनेक्शन ऑफ 3-phase ट्रांसफार्मर कैन बी ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग प्राइमरी और सेकेंडरी को मैंने क्या किया, इस टाइप से कनेक्ट किया, दिस वन, तो एक ए फेस का बन जाएगा। सपोज अगर मैं इसको आर फेस बोल दूँ, इसको वाई फेस बोल दूँ, इसको क्या बोल दूँ, बी फेस बोल दूँ। तो ऐसे अलग अलग डिफरेंट कनेक्शन पॉसिबल हो सकते हैं एक 3-phase ट्रांसफार्मर ऑब्टेन करने के लिए। लेकिन इसमें थोड़ा अलग अपन को देखने के लिए मिलने वाला है कि देखना पड़ेगा कि इसमें देखिए कि फ्लक्स का डायरेक्शन किस टाइप से आएगा, जैसे मैंने बोला था वहाँ पे। तो हाँ, सेम चीज़ यहाँ पे भी डिस्कस करनी है। लेकिन देखना इसमें क्या होगा, इसमें क्या मैंने बोला है, एक्सक्यूज मी, इसमें मैंने बोला है कि दिस कनेक्शन इज गोइंग टू बी ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन बाय 90 डिग्री। 90 डिग्री से अगर आप उसको थोड़ा क्या कर दोगे, रोटेट करवा दोगे, बस उसको क्या करना है आपको क्या करना है, बस उसको
इस डायरेक्शन में लेके आना है, तो दिस विल लुक लाइक दैट पर्टिकुलर, लाइक दैट वन, ठीक है। तो 1 2 3 लिम्ब उसमें दिखाई देगा उस टाइम पे आपको, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बस उसको इस डायरेक्शन में मैंने उसको कंसिडर किया है, ठीक है। तो उसको तुम बोलोगे क्या, 1 2 3 4, दिस इज 4 लिम्ब कोर कंस्ट्रक्शन, और यू कैन से दैट दिस इज द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर विच हैज 4 लिम्ब कोर, विच हैज दिस ट्रांसफार्मर हैज 4 लिम्ब कोर, क्या है, दिस वन हैज 4 लिम्ब कोर, ठीक है। इसके केस में कितने कोर थे आपके, कितने लिम्ब थे, दिस इज नथिंग बट 3 लिम्ब कोर। तो आपके पास जो कोर ट्रांसफार्मर है उसके देखना क्या होगा, दिस इज नथिंग बट 3 लिम्ब कोर कंस्ट्रक्शन, 3 लिम्ब कोर कंस्ट्रक्शन। बात समझ में आ गई। अब देखना इसमें होगा क्या, मैंने उसमें मैं ज़्यादा फ्लक्स के बारे में डिस्कस नहीं किया था, उसके बारे में डिस्कस कर लूंगा, अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं फिलहाल, ठीक है। पहले इसके बारे में देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। देखिए मैंने जब पहले मैं ठीक है इसको बोल देता हूँ, दिस इज आर फेज, ये स्मॉल आर, दिस इज वाई फेज, दिस इज स्मॉल वाई फेज, दिस इज बी फेज एंड दिस इज व्हाट, स्मॉल बी फेज। इसका मतलब क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी, इस टाइप से। जब मैं उसको सप्लाई दूंगा तो देखिए सप्लाई देने के बाद करंट कहाँ से एंटर करेगी, मेरे पास यहाँ से एंटर करने वाली होगी, ठीक है। सिमिलरली इसमें देखिए यहाँ से एंटर करेगी, इसमें कहाँ से एंटर करेगी, यहाँ से एंटर करेगी, ठीक है। जब मैं सप्लाई दूंगा तो देखिए सप्लाई देने के बाद करंट कैसे इस टाइप से फ्लो होगी, तो फ्लक्स कैसा होगा, इस टाइप से होगा, क्या होगा, फ्लक्स इस टाइप से आने वाला। और फ्लक्स के पास दो अलग अलग रास्ते, एक इधर जा सकता है फ्लक्स और एक इधर जा सकता है, मतलब क्या एक इधर जा सकता है फ्लक्स का रास्ता, और एक क्या कर सकता है, इधर जा सकता है। सो एक इस टाइप से आएगा आपके पास और इधर आएगा, ठीक है, ठीक है, इस टाइप से आने वाला है। तो आप देख सकते हो कि ये इस टाइप से आएगा, इस टाइप से आने वाला है, ठीक है। इस टाइप से आपके पास फ्लक्स फ्लो होगा, ठीक है। सिमिलरली जब मैं इस पर्टिकुलर फेज के बारे में बात करूंगा तो देखिए इसका करंट इस टाइप से आने वाला होगा, इस टाइप से, ठीक है। तो इसका जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स इस टाइप से आने वाला होगा। तो देख सकते हो कि आप इसका जो फ्लक्स होगा, दिस फ्लक्स इज गोइंग टू बी लाइक दिस, इस टाइप से इसका फ्लक्स आने वाला है, इस टाइप से आप देख सकते हो, इस टाइप से इसका फ्लक्स होगा, इस टाइप से क्या होगा, इसका फ्लक्स आने वाला है, इस टाइप से देख सकते हो आप, ठीक है। इस टाइप से इसका फ्लक्स आने वाला होगा, ठीक है। जैसे मैंने इसके लिए डिस्कस किया, सेम मैं इसके लिए भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए इसका फ्लक्स का डायरेक्शन किस टाइप से होने वाला है, तो देखिए इसका जो फ्लक्स का डायरेक्शन होगा ये भी इस टाइप से होने वाला है, ठीक है। ये इस टाइप से आएगा, इसका फ्लक्स आधा इस डायरेक्शन में जाएगा, जो आधा जो जाएगा ना इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएगा, कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, इस टाइप से, क्योंकि फ्लक्स को तो अपना पाथ कंप्लीट करना ही है। फ्लक्स इज नथिंग बट व्हाट, अ फॉर्म ऑफ करंट। जैसे आपके पास मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स होता है, सेम आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, करंट होता है, ठीक है। जैसे करंट को पाथ कंप्लीट होना जरूरी है, सेम इसके केस में भी क्या होना है, उसको पाथ कंप्लीट होना जरूरी है। अगर पाथ कंप्लीट नहीं हो रहा तो समझ लेना कि आपका जो कैलकुलेशन है गलत है, और मैं कह सकता हूँ कि वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि विदाउट कंप्लीटिंग द पाथ यूर फ्लक्स इज गोइंग टू बी प्रेजेंट ओवर देयर, ठीक है। जहाँ से फ्लक्स जा रहा है उसको अपना पाथ कंप्लीट करना ही करना है, नहीं कर रहा है तो मतलब फ्लक्स मतलब वो तुम कर ही नहीं सकते, इट इज इनवैलिड केस यू कैन से, ठीक है, इस टाइप से। तो बात समझ में आ गई आपको। तो देखिए इधर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, मतलब इधर जो फ्लक्स फ्लो होगा वो कितना होगा आपके पास, दिस विल बी 5/2, दिस विल बी व्हाट, आधा फ्लक्स इधर जाएगा, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी आधा फ्लक्स इधर जाएगा। अब फ्लक्स आधा इसके लिए जाएगा इधर, क्योंकि देखिए इसको जो रिलक्टेंस ऑफर होने वाला है इसको, इस पाथ में जो रिलक्टेंस ऑफर होगा फ्लक्स के लिए, वो रिलक्टेंस और ये वाला रिलक्टेंस, दोनों रिलक्टेंस कैसे होने वाले, सेम होने वाले, क्योंकि इन दोनों की जो बीच की जो विड्थ होगी और इसकी भी जो विड्थ होगी सेम होने वाली है, ठीक है। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वगैरह, मतलब सारी चीज़ें इसमें सेम होने वाली है। और दोनों को अगर सेम रिलक्टेंस ऑफर हो रहा है तो ऑब्वियसली इसमें आधा फ्लक्स फ्लो होगा, और इसमें क्या होगा, आधा फ्लक्स ये होगा, पास होगा उससे। सिमिलरली अब देखिए इसमें क्या होगा, ये फ्लक्स 5/2 है। अब इसमें क्या होगा, जितना यहाँ से जा रहा है तो अभी से उसको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न होना ही पड़ेगा, तो ये 5/2 है, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, इधर से देख सकते हो कि आप इधर से भी क्या होगा, दिस इज ऑल्सो नथिंग बट व्हाट 5/2, ये भी क्या आने वाला है 5/2, ठीक है। इसका डायरेक्शन देखना ये बहुत जरूरी है डायरेक्शन, ठीक है। इधर से जो आने वाला होगा उसका भी आधा कुछ जो हिस्सा होगा इस डायरेक्शन में जाएगा 5/2, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इधर से 5/2 और इधर से 5/2 दोनों क्या करेंगे, इधर से आएंगे, तो यहाँ से जो फ्लक्स आने वाला होगा यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट व्हाट 5, इधर 5/2 आ रहा है, इधर 5/2 आ रहा है, इधर भी 5/2, इधर भी 5/2, और इसमें कितना आ रहा है 5/2, और इसमें कितना आ रहा है 5/2। लेकिन ये वाला जो लिम है आपके पास सेंटर में, कह सकता हूँ कि जो इनर वाला जो पोर्शन, इस इनर पोर्शन में जो लिम है आपके पास, इसमें सिर्फ 5/2 नहीं है, ये तो 5/2 किसका है, आर फेज का, इसका भी क्या आ जाएगा, जो दूसरा फेज है कौन सा है, वाई फेज। वाई फेज का क्या है, वाई फेज का देखिए मतलब ये इधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, और ये क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब क्या ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्या है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इनर लिम में क्या दो फ्लक्सेस है, एक कौन सा ए फेज का और दूसरा कौन सा बी फेज का, दूसरा कौन सा बी फेज का।
तो ये कौन सा होगा, बी फेस का फ्लक्स है, तो मैं बोल सकता हूँ क्या, ये होगा 5/2 बी फेस का है, ठीक है। लेकिन 5/2 क्यों, क्योंकि बेटा देखिए यहाँ से जितना आ रहा है उसका आधा इससे इधर जा रहा है, आधा कितना जा रहा है, इधर जा रहा है, क्योंकि दोनों को सेम रिलक्टेंस क्या हो रहा है, ऑफर हो रहा है, ठीक है। इसके लिए सिमिलर है, जैसे मैंने इसके लिए बोला, तो देखिए इधर भी कितना जाएगा 5/2 जाएगा, इधर भी कितना जाएगा 5/2, और यहाँ से देख सकते हो कि आप यहाँ पे भी 5/2 होगा, और जो आई थिंक मैं ये गलत दिखा दिया हूँ, क्योंकि ये अगर इधर से आ रहा है तो इधर से उसको अपना पाथ कंप्लीट करना पड़ेगा। ये क्या होगा आपके पास, दिस विल बी 5/2 ऑफ बी फेस, बी फेस का क्या होगा, ये आधा फ्लक्स होगा, ठीक है। तो ये इधर से इस टाइप से आने वाला होगा, बात समझ में आ गई मेरी, ठीक है। सिमिलरली जैसे मैंने बी फेस के लिए बात किया, उसका उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सी फेस के लिए भी बात कर सकते हो। सी फेस का जो फ्लक्स होगा आपके पास, इसका सी फ्लक्स का जो सी फेस जो उसका जो फ्लक्स होगा, ये जो सेंट्रली में उसमें क्या होगा बेटा, सेंट्रल जो एरिया है उसमें क्या होगा, फ्लक्स 5 होगा, इसका इस फ्लक्स का आधा हिस्सा इधर जाएगा 5/2, ठीक है, और इस फ्लक्स का जो आधा हिस्सा होगा वो क्या करेगा, इधर जाएगा, ठीक है, तो आधा इधर आधा इधर, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना होगा 5/2 होगा, यहाँ पे भी कितना होगा आपके पास 5/2 होगा, तो ये 5/2 दोनों मिलके क्या होगा, सेंट्रल लिम्ब सब जब पास करेंगे तो कितना फ्लक्स मिलेगा अपन को, 5 मिलने वाला, कितना मिलने वाला है, 5 मिलने वाला, बात समझ में आ गई। अब देखिए मेरे पास आर फेज है, वाई फेज है, बी फेज है, अगर सपोज अगर इस पर्टिकुलर फ्लक्सेस को, ये जो पर्टिकुलर 3 फेज है, इनको मैं बैलेंस 3 फेज सप्लाई देने वाला हूँ, क्या देने वाला हूँ, बैलेंस 3 फेज सप्लाई। तो आप देख सकते हो कि देखिए अगर मैं उसको बैलेंस 3 फेज सप्लाई दे रहा हूँ तो किस टाइप से आने वाला है, इसका ए वाला अगर मैं बात करूँ तो ये आर फेज है, ये वाई फेज है, और ये क्या होने वाला मेरे पास, दिस इज नथिंग बट बी फेज, ये क्या होने वाला मेरे पास, बी फेज होने वाला है, बात समझ में आ गई। अगर इस टाइप से, तो देखिए मुझे देखना है कि मेरे पास ये जो आउटर जो एरिया, मतलब क्या मैं इसको आउटर एरिया बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ उसको, आउटर एरिया बोल देता हूँ, आप उसको बाहर का एरिया भी, आपको जो बोलना है वो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये आउटर एरिया है, या कह सकते हो ये आउटर पार्ट ऑफ द कोर है, दिस इज ऑल्सो द आउटर पार्ट ऑफ द कोर है। आप देख सकते हो कि भाई ये क्या आउटर पार्ट ऑफ द कोर है, दिस इज ऑल्सो द आउटर पार्ट ऑफ द कोर। आप चाहे तो उसको यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बोल सकते हो, उसको आउटर पार्ट बोल सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ से लेके यहाँ तक उसको क्या बोल सकते हो, आउटर पार्ट बोल सकते हो। तो जो आउटर पार्ट है उसमें जो फ्लक्स है कितना नजर आ रहा है 5/2, इसमें भी कितना नजर आ रहा है 5/2, इसमें भी कितना नजर आ रहा है 5/2, इसमें भी कितना नजर आ रहा है 5/2। जो इनर सेंट्रल वाला जो सेंट्रल जो फ्लक्स है आपके पास, सेंट्रल जो जोन है, सेंट्रल जो एरिया है, उसमें जो फ्लक्स नजर आ रहा है आपको कितना नजर आ रहा है, 5 नजर आ रहा है, कितना 5 नजर आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं जो इनर वाला जो रीजन है, इनर वाला जो एरिया है उसमें कितना फ्लक्स नजर आ रहा है, देखिए 5/2 ऑफ व्हाट, 5/2 ऑफ ए फेज, मतलब क्या आर फेज। सिमिलरली अगर मैं बात करूं वाई फेज का, तो उसमें क्या 5/2, लेकिन क्या कौन सा डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। 5/2 क्या उसके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ए फेज का जो डायरेक्शन है उसका क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में किसका है, बी फेज का है। आर फेज है, वाई फेज है, ठीक है। मैंने उसको आर और वाई दिया है यहाँ पे, तो ए बी को जो चाहे वो कंसिडर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है, इस टाइप से। तो अगर सपोज मैं आर फेज का जो फ्लक्स है उसको मैंने क्या बोला है, आर फेज का जो फ्लक्स है अगर वो अपवर्ड आ रहा है तो ठीक है, तो ये जो आएगा मेरे पास, दिस इज 5/2, ठीक है। तो ये मैं इसको बोलूंगा 5/2, ठीक है। आप चाहे तो उसको कैसा लिख सकते हो पता, आप चाहे तो उसको 5r भी लिख सकते हो, ठीक है, उसको क्या लिख सकते हो 5r/2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसका मैक्सिमम वैल्यू तो इससे सेम होने वाला है। क्योंकि अगर आप उसको डायरेक्टली उसका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखोगे डायरेक्टली 5/2 तो डायरेक्टली कैंसिल कर देगा, तो तुम कंसिडर करोगे कि ये सर आधा नीचे आ रहा है, ऊपर आधा ऊपर जा रहा है, इक्वल एंड अपोजिट, तो मतलब कैंसिल कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फेज डिस्प्लेस्ड है, ठीक है। तो ये होगा आपके पास 5r/2, ये क्या होगा आपके पास 5y/2, तो दोनों के बीच में डिफरेंस है भाई, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, ठीक है, इस टाइप से, हाँ, ठीक है। तो आप उसको भी लिख सकते हो कि दिस इज नथिंग बट 5y/2, दिस इज नथिंग बट 5b/2, बात समझ में आ गई, ठीक है, इस टाइप से। तो अगर सपोज ये है 5/2, ये भी क्या आपके पास 5/2, वाई फेस का 5/2 आएगा, इसका भी 5/2, देखते हैं कि किस में कितना आने वाला है, दिस इज नथिंग बट 5/2, बात समझ में आ गई। आउटर जो एरिया है, आउटर जो जोन है, उसमें कितना फ्लक्स फ्लो हो रहा है, उसमें फ्लो हो रहा है 5r/2, इसमें कितना हो रहा है, इसमें भी 5r/2, लेकिन इसमें दो अलग अलग फेजेस के आ रहे हैं, ठीक है। अगर सपोज दो अलग अलग फेजेस के अगर उसमें आ रहे हैं, तो देखिए जो मैं जब ए फेज का बात करूं तो ए के लिए बी का मतलब आर फेज का जब मैं बात करूं तो उसके लिए वाई फेज का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, क्योंकि आर फेज का जैसा है उसको मैं पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं, वाई फेज का क्या है उसका अपोजिट डायरेक्शन में। अगर वाई फेज का उसके अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए अगर मैं उसको वाई फेज बोल रहा हूं तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में मतलब कहां पे आएगा, यहाँ पे आने वाला होगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मेरे पास वाई फेज आ जाएगा, और ये क्या होगा मेरे पास, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट 5y/2, मतलब क्या, बस अगर मैं इसको लेके आया तो उसका मैग्नीट्यूड सेम है, बस उसका क्या होगा फेज डिफरेंस है, तो इसकी वजह से मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है। सो दिस इज ऑल्सो नथिंग बट व्हाट, दिस इज ऑल्सो नथिंग बट 5/2, दिस इज ऑल्सो नथिंग बट व्हाट 5/2, बात समझ में आ गई। और एक कहाँ पे होगा, मैं इसको इधर दिखा रहा हूँ 5/2, ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ उसको इस टाइप से, ठीक है। और ये जो दोनों के बीच में थोड़ा एक्चुअली देखा जाए तो एक्जैक्टली उसके सेंटर से पास होना चाहिए, दोनों के बीच में कितना 120 डिग्री एंगल है, कितना 120 डिग्री, तो जहाँ से बाइसेक्ट करके निकलेगा ये कितना एंगल बनाएगा 1, अगर एक्जैक्टली उसके सेंटर से जा रहा है तो कितना एंगल बनाएगा बेटा 60 डिग्री बनाएगा, बिल्कुल सही है। तो ये बनेगा आपके पास
दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा कितना बनेगा 60 डिग्री, दिस इज नथिंग बट व्हाट 5/2, और 5/2 किसका वाई फेस का। तो अगर इन दोनों का जब मैं रिजल्टेंट फाइंड करूंगा तो रिजल्टेंट देखना कि इनर जो आपके पास एरिया उसमें से रिजल्टेंट फ्लक्स कितना आने वाला है। उस रिजल्टेंट फ्लक्स की अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये जो आएगा मेरे पास एक्चुअली ये 60 डिग्री है, याद रखना, ठीक है। ये जो होगा मेरे पास दिस विल बी नथिंग बट फाई रिजल्टेंट, क्या आएगा, फाई रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। तो लॉ पैरेललोग्राम लगा सकते हो आप उसमें, ठीक है। उस लॉ के जरिए आप उसको उसका रिजल्टेंट वैल्यू पता कर सकते हैं। जो फाई आर जो होगा, ठीक है, मैं इनर फाई इनर बोल सकता हूँ या फाई रिजल्टेंट फ्लक्स फ्लोइंग थ्रू द इनर एरिया इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट। देखिए इन दोनों का क्या होगा, दिस प्लस दिस और इसका एंगल का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब सॉरी एंगल आ जाए दोनों का +2 टाइम्स ऑफ दिस वन, तो दिस विल बिकम 5/2 इसका स्क्वायर प्लस 5/2 इसका स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 5/1 मल्टीप्लाई बाय 5/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 60, 5/1 मल्टीप्लाई बाय 5/2 दोनों का वैल्यू सेम है तो मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 60, एंगल दोनों के बीच का, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल है। तो इसको अगर आप ड्रॉ करोगे तो देखिए ये बन जाएगा आपके पास 5/2, देखिए बन जाएगा 5/4 और यहाँ से अगर सपोज मैं एक को कैंसिल भी कर दूँ तो 560 का कितना वैल्यू, तो cos 60 इज नथिंग बट 1/2, तो ये बन जाएगा मेरे पास 3/4 टाइम्स ऑफ व्हाट, 3/4 टाइम्स ऑफ ये बन जाएगा अंडर रूट में, ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ अंडर रूट में 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/4 विच इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय √3 टाइम्स ऑफ 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, ये बन जाएगा 1.732 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बिकम व्हाट 0.866 टाइम्स ऑफ व्हाट 5, 0.866 टाइम्स ऑफ व्हाट 5। तो इसका मतलब क्या, अगर मैंने बात करी तो देखिए मुझे एक बात पता चली कि जो टोटल फ्लक्स है उस टोटल फ्लक्स का 50% जो एरिया है, जो उसका जो 50% पार्ट है वो क्या कर रहा है, 50% ऑफ द फ्लक्स इज फ्लोइंग थ्रू द आउटर पार्ट या आउटर एरिया ऑफ द कोर, ठीक है। यू कैन सी दिस इज 50% पार्ट, ठीक है। उसका 86.6% जो पार्ट है वो कहाँ से फ्लो हो रहा है, उसका इनर एरिया से फ्लो हो रहा है। जो उसका सेंट्रल एरिया से कितना पार्ट फ्लो हो रहा है, कितना फ्लक्स फ्लो हो रहा है, जो टोटल 100% फ्लक्स जो है वो सेंट्रल एरिया से हो रहा है, आउटर एरिया से 50%, जो इनर एरिया है वहाँ से कितना 86.6% फ्लो हो रहा है। तो इसका अगर मैं बात करूँ तो देखिए अगर मैंने बोला कि जो उसका एक्चुअली जहाँ पे आपने उसको प्लेस किया, मैं अपन ऐसा कंसिडर करते हैं कि जितना मटेरियल है पूरा मटेरियल अगर आपको 100% अगर यूज़ करना है, 100% मटेरियल यूज़ करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, उसका एरिया भी क्या करना पड़ेगा, उस टाइप से अपन को क्या करना पड़ेगा, स्केल कर सकते हैं। देखिए अगर मैं उसकी बात करूँ, एक्चुअली जो मेरा पॉइंट कहने का था, मैं यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको शायद कन्फ्यूजन फील होगा। मेरा कहने का यहाँ पे जो मतलब था, मतलब ये है कि जब आप उसके एरिया की बात करोगे तो देखिए जितना आपके पास एरिया अवेलेबल है उस पूरा का पूरा ऑप्टिमम यूज उस एरिया का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया मस्ट बी डन सो इट हैज टू ऑब्टेन द ऑप्टिमम एफिशिएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, और जो भी कुछ होगा उसका ऑप्टिमम एफिशिएंसी। तो यहाँ से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ से कितना फ्लक्स जा रहा है, उसका 50% फ्लक्स जा रहा है, तो इसका देखिए कितना परसेंट एरिया है कि जो यूटिलाइज हो रहा है। जब मैं बात करता हूँ फ्लक्स अपॉन मतलब देखिए डेंसिटी इज इक्वल्स टू फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल्स टू फ्लक्स पर यूनिट वाट एरिया, ठीक है। इस टाइप से अगर मैं बात करूँ फ्लक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय ए, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ क्या फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मैं कह सकता हूँ बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या, जो एरिया आपके पास आउटर एरिया, उसका आउटर एरिया से अगर आपके पास 50% फ्लक्स फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब क्या, 50% फ्लक्स अगर उसमें से पास हो रहा है, इसका मतलब क्या, उसका 50% एरिया ही आप क्या कर पा रहे हो, यूज कर पा रहे हो। जैसे 86.6% फ्लक्स पास हो रहा है, इसका मतलब क्या, जो टोटल एरिया उसका कितना एरिया, जो टोटल जो पोर्शन है उस पोर्शन का आप ओनली 86.6% एरिया आप क्या कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हो। जो सेंट्रल एरिया में से 100% फ्लक्स पास हो रहा है, इसका मतलब क्या, आप उसका 100% एरिया क्या कर पा रहे हो, आप वहां से उसका यूटिलाइज कर पा रहे हो। बात समझ में आ गई, मतलब सेंट्रल जो एरिया है उसको आप क्या कर रहे हैं, 100% यूटिलाइजेशन उसका कर रहे हो। जो आउटर एरिया उसका 50% एरिया क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। जो इनर जोन है आपके पास, इनर जोन को ओनली 86.6% एरिया क्या कर रहे हैं, आप यूज कर पा रहे हो। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये होता है आपके पास शेल टाइप कंस्ट्रक्शन, और शेल टाइप कंस्ट्रक्शन में किस टाइप से उसका फ्लक्स फ्लो होता है, कहाँ से किस तरीके से, कौन से एरिया में से कितना होता है, कौन से एरिया में से कितना नहीं होता है, ये सब बातें मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे पता चल गई। अब आप में से कुछ लोगों को सवाल होगा कि सर आपने इसके पहले जो बताया था कोर टाइप कंस्ट्रक्शन, उसके बारे में तो आपने यहाँ ऐसा कुछ बताया नहीं है। कोर टाइप कंस्ट्रक्शन के बारे में देखिए, अगर मुझे बताना होगा तो कोर टाइप कंस्ट्रक्शन में आपको सिंपल एक बात पता होनी चाहिए। देखिए क्या होगा, इसमें भी बहुत मजेदार चीजें होने वाली है। देखिए इसमें क्या होने वाला है, यहाँ से जो फ्लक्स आएगा, देखिए वो कौन सा पाथ ये करेगा, आप देख सकते हो कि उसको देखिए ये वाला जो पाथ आएगा, ये वाला फ्लक्स होगा इधर जाएगा, ठीक है। इसका जो आएगा, इसका कुछ आधा हिस्सा इधर जाएगा, कुछ आधा हिस्सा इधर जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो होगा उसका कुछ आधा हिस्सा इधर आ सकता है, इधर ही आएगा, ठीक है। तो फिर बाद में इस टाइप से अपना पाथ कंप्लीट करा लेगा, ठीक है। इसमें से जो आएगा इस टाइप से आएगा,
ठीक है। अब इसमें बाकी मैं दिखाता ना हूं, अपने आप आपको पता चल जाएगा और अपने आप उसका कंक्लूजन बता कर लगेगा। मैं इसमें मतलब जानबूझ के नहीं दिखा रहा हूं कि आधा फ्लक्स किधर फ्लो होगा, सब कुछ अपने आप आपको पता चल जाएगा। देखना बहुत गजब का मजा आएगा इसमें। आप बता सकते हो कि देखिए अगर यहाँ से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है तो ऑब्वियस है कि इसको कुछ तो रिलक्टेंस फील होगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि एमएमएफ विद रिस्पेक्ट टू रिलक्टेंस तभी तो फ्लक्स लीक हो गया। ठीक है, अगर यहाँ से कुछ फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है या यहाँ से अगर कुछ फ्लक्स, या मैं कह सकता हूँ यहाँ से अगर कुछ फ्लक्स जा रहा है तो ऑब्वियस बेटा इसमें से जो कुछ ना कुछ तो ये आने वाला होगा। क्या आने वाला होगा? हाँ, रिलक्टेंस आएगा, इसका अलग रिलक्टेंस आएगा। ठीक है, ये वाली जो टोटल लीम है पूरी की पूरी, उसका कुछ तो रिलक्टेंस आएगा। ये वाला जो पार्ट है उसका कुछ रिलक्टेंस होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट है उसका कुछ रिलक्टेंस होगा। यहाँ से लेके एक जो पार्ट है उसका कुछ रिलक्टेंस होगा। यहाँ से लेके ये वाला जो पार्ट है उसका कुछ रिलक्टेंस होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा उसका कुछ रिलक्टेंस होगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा उसका क्या होगा? कुछ रिलक्टेंस होगा। तो अगर आप देखोगे ना, आप देखोगे तो क्या देखिए, जैसे कि सिंपल अगर मैं बात करूँ ना, बस क्या यहाँ से जो फ्लक्स आएगा, देखिए यहाँ से जो फ्लक्स आएगा वो यहाँ से लेके यहाँ से इस टाइप से भी जा सकता है। बात समझ में आ रही है? इस टाइप से जा सकता है। यहाँ से जो आएगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है ना, इस टाइप से जा सकता है। हो सकता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ इससे इसमें चले जाए, कुछ इससे इसमें चले जाए, और दोनों का जो जुड़ के क्या आ जाएगा, इस टाइप से आएगा और अपना पाथ कंप्लीट कर लेगा। ऐसा भी बन सकता है। और इसका भी क्या हो सकता है, इसका भी आधा से आधा इधर आ सकता है। ठीक है, इधर आएगा आधा, और हो सकता है कि आधा इधर भी जाए और इधर से इस टाइप से जाके मतलब क्या होगा, इस टाइप से होगा। इसका मतलब क्या, जिस तरीके से ये वाला जो आउटर जो एरिया है, मतलब कह सकता हूं मैं कि जो आउटर जोन है इसका जिस टाइप से आपके पास फ्लक्स फ्लो होने वाला है, सेम डायरेक्शन में सेम तरीके से क्या होने वाला है, जो आउटर जो बी फेस होगा उसका भी क्या होने वाला है, उस टाइप से होने वाला है। लेकिन बी फेस के केस में ऐसा नहीं है। बी फेस केस में देखिए क्या होगा, इसका जितना भी फ्लक्स होगा उसका आधा इससे इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा, और आधा क्या करेगा, दोनों में जाएगा आधा आधा, और क्या करेगा, आधा आधा जाने के बाद वो क्या करेगा, फाइनली क्या करेगा, उसका मतलब पाथ कंप्लीट कर लेगा। तो आर और बी फेस के लिए थोड़ा अलग होने वाला है, मतलब आर और बी फेस के लिए सेम होगा, और आर और बी के लिए सेम होगा, और वाई फेस के लिए क्या होगा, अलग होगा। अब किस टाइप से होगा, अगर मैंने बात करी कि अगर मैं उसको रिलेक्टेंस के टर्म्स में भी अगर उसको बता दूं तो देखना कि जो आपके पास बी फेस आएगा उसको जो अपोजिशन फील होगा वो थोड़ा कम होगा इन कंपैरिजन टू दिस पर्टिकुलर वन, इन कंपैरिजन टू व्हाट, आर फेस एंड बी फेस। ऐसा क्यों? देखिए ऐसा इसके लिए क्योंकि देखिए जब भी अपन फ्लक्स की बात करते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, अपॉन व्हाट, रिलक्टेंस। एमएमएफ क्या होता है, एन आई, रिलक्टेंस क्या होता है, एल अपॉन म्यू इंटू ए, इस टाइप से होता है। ये होता है आपके पास क्या, फ्लक्स। तो देखिए जितना ज्यादा एयर गैप की लेंथ उतना क्या होगा, कम फ्लक्स होगा, उतना क्या होगा भाई, कम फ्लक्स होगा। बात समझ में आ रही है? अब एयर गैप की लेंथ मतलब देखिए कितना, अगर मेरा फ्लक्स यहाँ से फ्लो हो रहा है तो देखिए उसको मैंने बोला कि इतना लेंथ आ रहा है, तो ठीक है कि कुछ इससे इसमें चला जाएगा, प्लस तो दूसरा उसका आधा जो पार्ट होगा, उसका आधा पार्ट देखिए कितना होगा, उसको इतना एयर गैप लेंथ आ रही है, फिर उसमें इतना जा रही है, मतलब उसको क्या है ना, एयर गैप लेंथ मतलब क्या, उसको अपोजिशन थोड़ा ज्यादा फील हो रहा है, तो उसकी वजह से उसमें जो फ्लक्स आएगा कम होगा। ये मैं आपको प्रूव भी करा के दूंगा, जो मैं प्रूव करूंगा ना उसमें भी मैं बता दूंगा आपको कि देखना उसमें पता चल जाएगा आपको, उसको एयर गैप थोड़ा ज्यादा, मतलब लेंथ, एयर गैप लेंथ जो थोड़ी ज्यादा उसको अब हम फेस करने पड़ रहे, उसकी वजह से उसमें जो फ्लक्स आएगा उसको, उस पर्टिकुलर फ्लक्स को प्रोड्यूस करने की जो मैग्नेटाइजिंग करंट लगेगी वो ज्यादा लगेगी। वो किस टाइप से लगेगी अब मैं डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अपन उसके बारे में बात करें। तो देखिए जो जैसे कि मैंने बोला कि जो फ्लक्स जो ऑफर होने वाला है तो वो अलग ही होने वाला है। ठीक है, उसके पहले एक छोटा सा कंसेप्ट मैं बता देता हूँ। देखिए आपके पास जो तीनों फेस को जो करंट आने वाली है, आई फेस की करंट होगी आई ए, जो बी फेस की करंट ये होगा आपके पास आई एम साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कंसिडर करोगे साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी कंसिडर करोगे कॉस ओमेगा टी, आई ए मैंने आर कंसिडर किया ना, ठीक है, तो उसको आई आर बोलता हूँ, आई आर, इसको आई वाई, ये होगा आपके पास क्या, आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। ठीक है, इसको ऐसा लिख देते हैं। उसके बाद आएगा आपके पास आई बी विच इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस व्हाट 120 डिग्री, ओमेगा टी प्लस व्हाट 120 डिग्री, इस टाइप से। तो जो आपके पास रिजल्टेंट करंट आएगी दैट विल बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी आई ए आई आर प्लस आई वाई प्लस व्हाट आई बी इच इज इक्वल टू व्हाट 0, इस टाइप से आने वाला है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट जो आएगी तो 0 आती है, अपन पढ़े भी इसके पहले। ठीक है, इस टाइप से आएगा। तो अगर सपोज मैं इसकी बात करूँ तो देखिए आई आर के करस्पॉन्डिंग जो आएगा आपके पास, इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, आई आर के करस्पॉन्डिंग आएगा। ठीक है, इस टाइप से आएगा सभी को। अगर मैं उसका सपोज अगर नंबर ऑफ टर्न्स अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा एन मल्टीप्लाई बाय आई आर प्लस नंबर ऑफ टर्न्स, पर फेज नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर रहा हूं मैं, किसके, पर फेज नंबर ऑफ टर्न्स। और पर फेज नंबर ऑफ टर्न्स अगर सपोज मैं प्राइमरी के लिए लिख रहा हूं तो सभी का सेम होगा। ठीक है, सेकेंडरी के लिए लिखूंगा सभी का नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, पर फेज सेम होगी। ठीक है, सो दिस विल बी एन टाइम्स ऑफ आई आर प्लस व्हाट एन टाइम्स ऑफ आई वाई प्लस व्हाट एन टाइम्स ऑफ आई बी,
इज इक्वल्स टू व्हाट 0, इस टाइप से होने वाला है। मतलब कि जो टोटल अब ये जो बनेगा आपके पास, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज द एमएमएफ ऑफ व्हाट, दिस इज नथिंग बट एमएमएफ ऑफ आर फेस, दिस इज नथिंग बट व्हाट एमएमएफ ऑफ वाई फेस, दिस इज नथिंग बट एमएमएफ ऑफ बी आएगा ना, दिस इज नथिंग बट व्हाट एमएमएफ ऑफ बी फेस। बात समझ में आ गई। अब देखिए जो एमएमएफ ऑफ आर फेस आएगा, एमएमएफ ऑफ वाई फेस आएगा, एमएमएफ ऑफ व्हाट बी फेस आएगा, तो जो पर फेस आपके पास जो रिलक्टेंस आने वाला है, पर फेस रिलक्टेंस क्या होगा, वो उसका भी सेम होगा। पर फेस एमएमएफ सेम है तीनों का, ठीक है, इसका एमएमएफ, इसका एमएमएफ और इसका एमएमएफ, तीनों का जो एमएमएफ होगा और बस उसका डायरेक्शन वगैरह अपोजिट हो सकता है, ठीक है। अगर सपोज उसका 100% होगा तो इसको दोनों को मिला के 50-50% नेगेटिव में आएगा, ये ऐसा वैसा, ये सब अपन इसके पहले बेसिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। मैं उसको प्रूव भी करा दूंगा कि किस टाइप से आते हैं उस टाइप से, ठीक है। तो उसमें एक बात अपन को देखने के लिए मिलेगी, जब मैं फ्लक्स की बात करता हूं तो फ्लक्स क्या आता है आपके पास, एमएमएफ विद रिस्पेक्ट टू व्हाट रिलक्टेंस। अगर मैंने इसका एमएमएफ पर फेज एमएमएफ लिखा है, इसका भी पर फेज एमएमएफ लिखा है, इसको भी मैंने अगर क्या पर फेज एमएमएफ लिखा है, तो अगर मैं पर फेज रिलक्टेंस की बात करूंगा तो पर फेज रिलक्टेंस भी क्या होगा, तीनों का सेम होने वाला है। क्या होने वाला है, तीनों का सेम होने वाला है। अगर मैं इन तीनों को अगर सपोज उसके पर फेज रिलक्टेंस से अगर डिवाइड कर दूंगा तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, मुझे पर फेज फ्लक्स मिल जाएगा। सो दिस विल बी अ फ्लक्स ऑफ आर फेज, दिस इज व्हाट फ्लक्स ऑफ वाई फेज, दिस इज व्हाट फ्लक्स ऑफ बी फेज। अगर तीनों को ऐड कर दूंगा दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट 0, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट 0। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर मैं किसी एक फ्लक्स का अगर मैं सपोज अगर वैल्यू देखूं तो फाई आर इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट माइनस ऑफ फाई वाई प्लस व्हाट फाई बी प्लस व्हाट फाई बी, इस टाइप से आने वाला है। बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है, इस टाइप से आने वाला। तो अपन को क्या पता चलेगा, एट एनी इंस्टेंट, अगर आप देखोगे एट एनी इंस्टेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स ऑफ ए सिंगल फेज, आप किसी भी ऑफ एनी फेज इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू द सम ऑफ फ्लक्सेस ऑफ अदर टू फेजेस, ठीक है। अगर मैं आर फेज की बात करूं, उसके फ्लक्स की बात करूंगा तो वो क्या होगा आपके पास, दो जो अलग दूसरे जो फेजेस होंगे उन दोनों का एडिशन कर लो, ठीक है, उसके एडिशन के बराबर होगा, या तीनों फेज का जो एडिशन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट 0। एट एनी इंस्टेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल दिस थ्री फेजेस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आप थ्री फेज का जो वेवफॉर्म होता है वहां से आप आराम से उसको पता कर सकते हो। बात समझ में आ गई। तो मुझे यहाँ से आपको बताना था जो फ्लक्स आएगा इस टाइप से आने वाला होता है। अब मैं बात करूंगा अगर हर एक लिम्ब से अगर फ्लक्स फ्लो रहा है तो उस फ्लक्स के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, एमएमएफ, उस एमएमएफ के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, रिलक्टेंस भी आने वाला होगा, ठीक है। क्योंकि फ्लक्स अगर फ्लो रहा है तो ऑब्वियस है कि एमएमएफ होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स से करंट है तो ऑब्वियस है कि दिस एमएमएफ विद रिस्पेक्ट टू उसका कुछ रिलक्टेंस होगा, तो रिलक्टेंस अपॉन एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, उससे क्या आएगा, फ्लक्स आएगा, ठीक है। अब तो ये जो होगा आपके पास, जब बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिक सर्किट जब मैं आपको समझाया था तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर आपके पास ईएमएफ होता है तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या आता है, एमएमएफ आता है। क्या आता है, एमएमएफ आता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। जब मैं ओनली ड्यू टू दिस पर्टिकुलर सोर्स की बात करूं तो ये वाले जो सोर्सेस होंगे तो इसको मैं क्या कर दूंगा, डीएक्टिवेट कर दूंगा, ठीक है। अगर इनको डीएक्टिवेट कर दूंगा तो मतलब क्या, इनका कुछ रोल नहीं आएगा, ठीक है, इनका कुछ रोल नहीं आएगा। तो सपोज अगर मैं एक फेज की वजह से अगर देखूंगा तो उसको कितना रिलक्टेंस फेस करना पड़ता है, उसका रिलक्टेंस देखिए, इस फेज को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, इसका जो सोर्स होगा दैट सोर्स विल बी व्हाट एमएमएफ, और उसका जो इस लिम्ब का जो रेजिस्टेंस है या रिलक्टेंस है उसको मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा। तो देखिए किस स्टेप से आने वाला होगा, रिलक्टेंस ऑफ दैट फेज या दैट लिम्ब, ठीक है, इस टाइप से। और ये क्या बनेगा आपके पास, ये जो बनेगा आपके पास उसके नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ आर फेज, नंबर ऑफ टर्न्स तो सभी के सेम है, ठीक है, तो उसको नहीं भी लिखा तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा उसकी करंट ऑफ आर फेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ व्हाट आर फेज, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये बन जाएगा व्हाट, ये बन जाएगा इसका रिलक्टेंस बन जाएगा, इस पूरे की पूरी लाइन का क्या बन जाएगा, रिलक्टेंस। इसका रिलक्टेंस डेफिनेटली अलग हो सकता है, मैं उसको क्या नाम दे रहा हूँ, एस नाम दे रहा हूँ, ठीक है। अब इस सभी को अगर मैं कंसिडर कर लूँ सेम, बस मैं सिंप्लिसिटी के लिए सेम कंसिडर कर रहा हूँ, आप बिल्कुल भी उसको ऐसे कंसिडर मत करना कि सभी का सेम होगा, क्योंकि लेंथ अगर आपके सभी की लेंथ अगर अलग अलग है तो ऑब्वियस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सभी का सेम ही होगा। लेंथ अगर अलग अलग हो सकती है तो ऑब्वियस उसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपके पास, रिलक्टेंस चेंज होगा, ठीक है। ये आएगा किसका, ये रिलक्टेंस आएगा इस पर्टिकुलर पार्ट का, ठीक है। उसके बाद मैं इस पर्टिकुलर मेरा फ्लक्स जिस स्टेप से पास हो रहा है, जिस स्टेप से वो फ्लो हो रहा है उस स्टेप से मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अब ये आएगा इस लाइन का, क्योंकि मेरा फ्लक्स यहाँ तक आ गया, उस लाइन का रिलक्टेंस क्या होगा, ये होगा इस स्टेप से उसका रिलक्टेंस, ठीक है, इस स्टेप से। उसके बाद देखिए ये आधा इधर जाएगा, तो मैंने बोला कि ये सोर्स का नहीं देखना है अपन को, बस इस पर्टिकुलर को कितना, मतलब इस आर फेज की वजह से जो फ्लक्स आएगा उस फ्लक्स को कितना रिलक्टेंस फेस करना पड़ा, उस रिलक्टेंस के बारे में देख रहे हैं। तो इसका इफेक्ट कंसिडर नहीं करेंगे तो अपन उसका भी रिलक्टेंस कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो उसका रिलक्टेंस क्या आएगा आपके पास, वाई फेस का वो आ जाएगा, उस लिम्ब का वो आ जाएगा, ये आएगा एस, इसको मैं बोल रहा हूँ एस, बस नाम के लिए कंसिडर करते हैं कि उसका सभी का वैल्यू सेम है, ठीक है। बस अपन को देखना है कि किस टाइप से आएगा, ठीक है, इस टाइप से आएगा। उसके बाद देखिए इधर भी जाएगा कुछ फ्लक्स, तो उधर जो फ्लक्स जाएगा तो उसको मैं वो वाला जो एरिया, वो जो पाथ होगा उस पाथ का भी कुछ तो रिलक्टेंस होगा, तो उसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, सॉरी। ये आएगा मेरे पास क्या, एस, ये भी आएगा, ये भी एस है ना, ठीक है। उसके बाद देखिए ये इधर आएगा तो उस पार्ट का भी मुझे इंडिकेट करना पड़ेगा।
उसके बाद देखिए पीछे से नीचे से जा रहा है, तो देखिए उसका भी मैं इंडिकेट करता हूँ, जो नीचे से जा रहा है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद जब ये इधर से जब इधर जाएगा तो इन दोनों के बीच में ये जो लिम है, इस लिम का भी क्या आएगा आपके पास, लिम नहीं सॉरी, एक योक का जो पार्ट है उसमें भी क्या आएगा आपके पास, रिलक्टेंस आएगा। क्या आएगा, रिलक्टेंस आएगा, यस, ठीक है, इस टाइप से। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर सभी को मैंने अगर सेम मान लिया एस एस एस, और किसके लिए मैं निकाल रहा हूँ, आर फेस के लिए निकाल रहा हूँ, किसके लिए, आर फेस के लिए, ठीक है। तो अगर देखिए इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो आपके पास रिलक्टेंस इज नथिंग बट व्हाट, इट इज अ फॉर्म ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है। 1 2 3, तो ये क्या बन जाएगा, तीनों को ऐड करके कितना बन जाएगा मेरे पास, देखिए अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा, सपोज अगर मैं एस इक्विवेलेंट की बात करूं तो एस इक्विवेलेंट क्या आएगा आपके पास, सबसे पहले इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो बन जाएगा मेरे पास क्या, 3s। दिस इज गोइंग टू बी इन पैरेलल व्हाट, इट इज इन गोइंग टू बी पैरेलल विद s, ठीक है। और इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा दैट विल बी इन सीरीज विद व्हाट, इट विल बी इन सीरीज विद प्लस 3s, ठीक है। इस टाइप से आने वाला, समझ में आ गई बात, डिफिकल्ट है, ठीक है। डिफिकल्ट होगा तो आप उसको आराम से सॉल्व कीजिएगा, इन तीनों को पहले ऐड कीजिएगा, इन सीरीज, दिस सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी इन पैरेलल विद दिस, और पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी इन सीरीज विद दिस 3s, इसके सीरीज में, ठीक है। इस टाइप से होगा। तो इसको सॉल्व करते कि क्या आ जाएगा ये, दिस विल बी 3s स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, 4s प्लस 3s, दिस विल बी 3s अपॉन 4 प्लस व्हाट, 3s। तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट 12 प्लस व्हाट, 3 15, सो दिस विल बी 15 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय s, इस टाइप से। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, दिस विल बी 3 बचे कितने, 303, तो ये बन जाएगा इतना आ रहा है आपके पास, कितना आ रहा है, 3.75 टाइम्स ऑफ एस, इतना क्या आ रहा है आपके पास, रिलक्टेंस आ रहा है। देखिए जैसे आपने आर फेस के लिए निकाला, सेम आप किस लिए निकाल सकते हैं, बी फेस के लिए निकाल सकते हैं, क्योंकि बी फेस का जो फ्लक्स होगा उसको भी सेम पाथ क्या करना पड़ेगा, सेम पाथ उसको फेस करना पड़ेगा। तो सेम पाथ अगर फेस करना पड़ेगा, सेम रिलक्टेंस उसको फेस करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। जो आर फेस के लिए आ रहा था वही क्या आ रहा है, बी फेस के लिए आ रहा है। तो बी फेस का जो फ्लक्स है उसको जितना रिलक्टेंस फेस करना पड़ेगा, सेम रिलक्टेंस अभी क्या करना पड़ेगा, जो बी फेस का होगा उसको भी क्या करना पड़ेगा, सेम फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आर और बी फेस के लिए सेम रिलक्टेंस आएगा। जब मैं बात करूंगा वाई फेस के लिए, तो वाई फेस के लिए थोड़ा अलग आने वाला है। अब वाई फेस के लिए थोड़ा अलग आएगा, मतलब देखिए किस टाइप से अलग आने वाला है। उसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए जो उसका इक्विवेलेंट सर्किट में बनाता हूं, उसका इक्विवेलेंट सर्किट में यहां पे ड्रॉ करता हूं, देखिए किस टाइप से आने वाला है। तो इसके लिए देखिए क्या होगा, इसका जो फ्लक्स आएगा ये इधर भी जाएगा, ठीक है, और ये इधर भी जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं किस टाइप से आएगा, ठीक है। अब ये जो फ्लक्स हो इसको मैं क्या, मतलब ये जो लिम है इसको मैं उसका सोर्स और उसका रिलक्टेंस उससे मैं क्या कर दूं, उसको रिप्लेस कर दूं, ठीक है, ठीक है भाई, मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। फिर उससे उसका रिलक्टेंस और उस फेज का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। सो दिस विल बी n टाइम्स ऑफ व्हाट, IB, ठीक है। अब मैं पहले इस पार्ट को बना लेता हूँ, ठीक है। जो पार्ट इधर आएगा सेम पार्ट इधर भी आने वाला, ठीक है। तो ये जो ये योग का आधा पार्ट है, उसके बाद ये लिम्ब है, और क्या है, एक योग का आधा पार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि ये योग का आधा पार्ट है, उसके बाद ये आधा पार्ट है, ये लिम्ब का पार्ट है, और ये क्या, ये योग का पार्ट है। सेम पार्ट को मुझे भी क्या करना है, अपोजिट मतलब आर फेस के लिए भी बना देना है उसको, ठीक है। तो देखते हैं भाई, इस टाइप से आएगा, इस टाइप से आएगा, और ये देख सकते हो कि आप इसे टाइप के लिए, ठीक है। मान के चल रहा हूँ मैं कि सभी का सेम रिलक्टेंस है, ठीक है, यस 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 यस, इस टाइप से, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि देखिए इनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, मतलब ये दोनों जो ब्रांचेस है, दिस एंटायर ब्रांच, दिस ब्रांच, दिस इज नथिंग बट व्हाट 3s, एंड दिस इज आल्सो नथिंग बट व्हाट, दिस इज आल्सो नथिंग बट व्हाट 3s। सो दिस 3s एंड दिस 3s बोथ आर व्हाट, बोथ आर इन पैरेलल, बोथ आर इन व्हाट, पैरेलल। अगर दोनों पैरेलल में, तो देखिए मैं इसको किस टाइप से उसको रिप्लेस कर सकता हूँ, मैं इसको रिप्लेस कर दूँ इस टाइप से, n टाइम्स ऑफ व्हाट, IB, तो ये बन जाएगा यस, और ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी दिस 3s एंड दिस 3s बोथ आर इन पैरेलल, सो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बी 1.5 टाइम्स ऑफ s, 3s/2 आ जाएगा ना, 3s/2, दोनों का अगर सेम वैल्यूज तो सेम वैल्यूज को अपन क्या कर देंगे, नंबर ऑफ ब्रांचेस उसको डिवाइड कर देंगे। तो पैरेलल ब्रांचेस 2 थे, तो 2 से डिवाइड कर दिए, तो आ जाए 3/2 इज नथिंग बट व्हाट 1.5 टाइम्स ऑफ s, ठीक है। अगर उसका s इक्विवेलेंट की बात करो तो इसका s इक्विवेलेंट देखिए क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट 2.5 टाइम्स ऑफ s, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट 2.5 टाइम्स ऑफ s। तो आपने देखा कि भाई जो बी फेस है, बी फेस को कितना फ्लक्स, उसका जो फ्लक्स है उसको कितना रिलक्टेंस फेस करना पड़ रहा है, इट इज 2.5 टाइम्स ऑफ s। और अगर मैं बात करूं किसके लिए, आर फेस के लिए और वाई फेस के लिए, आर फेस के लिए सॉरी मैं बी फेस के लिए बोला क्या वहाँ पे n टाइम्स ऑफ, ये वाई फेस के लिए आएगा ना, सेंट्रल के लिए बात कर रहे हैं, तो ये आएगा आपके पास वाई फेस के लिए
ये क्या आ जाएगा वाई फेज के लिए, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट, ठीक है। तो जो वाई फेज है उसको जो फ्लक्स, उसका जो फ्लक्स है उसको जो रिलक्टेंस फेस करना पड़ रहा है कितना है 2.5 टाइम्स ऑफ एस है। एट द सेम टाइम जब मैं आर और बी फेज की बात करूंगा तो उसको जो एमएमएफ, उसका जो रिलक्टेंस एक्चुअली उसका जो फ्लक्स है उस फ्लक्स को जो रिलक्टेंस फेस करना पड़ रहा है वो कितना है, दिस इज 3.75 टाइम्स ऑफ व्हाट एस। तो इसको ज्यादा रिलक्टेंस फेस करना पड़ रहा है। इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन जो होगा आपके पास, इस कंस्ट्रक्शन में इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ज्यादा फ्लक्स, ज्यादा रिलक्टेंस फेस करना पड़ रहा है इन कंपैरिजन टू व्हाट, इन कंपैरिजन टू जो सेंट्रल लिम्ब जो हो गया आपके पास, उसके ऊपर जो सेंट्रल फेज है आपके पास वाई फेज, उस वाई फेज के कंपैरिजन में जो आउटर जो फेजेस है उसको क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा रिलक्टेंस फेस करना पड़ रहा है एज कंपेयर टू जो सेंट्रल आपके पास जो फेज है उसके कंपैरिजन में। बात समझ में आ गई। तो ये उसके डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस होते हैं कि जो आपको मिल सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन के करस्पॉन्डिंग अपन को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिल सकते हैं। आपको अगर याद आ रहा है तो बेटा देखिए, मैंने जो आपको बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिक सर्किट वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि आपको ये सारी जो बेसिक चीजें ना आपको पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ेंगे हर एक जगह पे आपकी उसकी नीड पड़ने वाली है। तो आपने देखा कि यही पे आपको पता चला कि ये आपको यहाँ पे उसकी जरूरत पड़ेगी। और देख सकते हैं कि आपकी रिलक्टेंस वगैरह ये सब चीजें तो मैं आपको वहाँ पे समझाया था, फ्लक्स क्या होता है, उसका बेसिक फिजिकल मीनिंग क्या होता है, ये सब चीजें मैं आपको वहाँ पे समझाया था। बात समझ में आई, ठीक है। तो आपको पता चला कि जब मैं शेल टाइप कंस्ट्रक्शन निकालूं और जब मैं आपको पास कोर टाइप कंस्ट्रक्शन निकालूं तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, किस टाइप को आप उसको क्या कर सकते हो, उसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। देखिए एक छोटा सा और इसमें एक कंस्ट्रक्शन पॉसिबल हो सकता है, उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूं, फिर बाद में अपन इस लेक्चर को क्लोज करेंगे। देखिए जो 4 लिम्ब कंस्ट्रक्शन होता है आपके पास, 4 लिम्ब कंस्ट्रक्शन की तरह अगर एक और कंस्ट्रक्शन अगर मैं बना दूं तो देखो उसमें क्या हो सकता है, 1 2 3 4, तो उसमें एक और डिफरेंट कंस्ट्रक्शन जो मैं बना सकता हूं उसमें देखिए किस टाइप का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल हो सकता है। 5 लिम्ब कंस्ट्रक्शन देखिए कैसे हो सकता है, 5 लिम्ब कोर, ठीक है। वो कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं। देखिए वो जो कंस्ट्रक्शन बनेगा आपके पास किस टाइप से बनेगा, मैं यहीं पे उसको ड्रॉ कर रहा हूं, आपने लिख लिया होगा ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो वो जो कंस्ट्रक्शन आने वाला आपके पास देखिए किस टाइप से आने वाला, 5 लिम्ब कोर कंस्ट्रक्शन। एक्चुअली दिस इज नथिंग बट आल्सो काइंड ऑफ शेल टाइप ट्रांसफार्मर, इट इज नथिंग बट व्हाट, काइंड ऑफ शेल टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। शेल ट्रांसफार्मर का सेकंड पॉइंट है, दिस इज नथिंग बट व्हाट 5 लिम्ब कोर कंस्ट्रक्शन यू कैन से, ठीक है। तो देखिए भाई बात करते हैं 5 लिम्ब कोर कंस्ट्रक्शन के बारे में, किस टाइप से होगा। बहुत आसान कंस्ट्रक्शन है भी, सो दिस इज 1 2, ठीक है, 3 उसके बाद ये बनेगा 4 इस टाइप से आएगा, ठीक है, इस टाइप से आने वाला। अब थोड़ा ये लग नहीं रहा है उस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से। हाँ, क्या लिखा है मैंने, 5 लिम्ब कोर कंस्ट्रक्शन। तो जो उसके जो इनर एरियाज है आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे वाइंडिंग को प्लेस करना है। तो देखिए ये होगा आपके पास आर फेस के लिए, ठीक है, इस टाइप से। वाई फेस के लिए ये होगा आपके पास क्या, बी फेस के लिए। इनर जो एरिया है उसके ऊपर क्या करना है आपको, जो इनर लिम्स है उसके ऊपर आपको वाइंडिंग को प्लेस करना है। सो दिस विल बी लाइक दिस, इस टाइप से, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास बी फेस के लिए, बी फेस के लिए ये बन जाएगा, वाई फेस के लिए ये बन जाएगा, वाई फेस के लिए दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी फॉर आर फेस, दिस विल बी व्हाट फॉर आर फेस, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ से जो फ्लक्स आएगा आपके पास इसके करस्पॉन्डिंग, तो देखिए फ्लक्स जो आएगा आपके पास दिस विल फ्लो लाइक दिस, ठीक है। जो फ्लक्स आएगा आपके पास इसके करस्पॉन्डिंग इस टाइप से ऐसे फ्लो हो सकता है,
हो सकता है उसके आगे भी जाके अपना पाथ कंप्लीट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आएगा 5, इधर जाएगा 5/2, इधर जाएगा कितना 5/2, और इधर भी जाएगा 5/2, और ये अपना पाथ कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, सिमिलरली जब मैं इसकी बात करूँगा तो इसका भी देखिए क्या आ जाएगा 5 आएगा। ठीक है, आधा फ्लक्स इधर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आधा फ्लक्स इधर जाएगा, कुछ इधर जा सकता है। ठीक है, सिमिलरली इधर भी जा सकता है, उसको जितना पाथ मिलेगा उतना क्या कर सकता है वो, उतना अलग अलग इसमें जा सकता है। सिमिलरली बी फेस की बात करें तो देखिए ये भी क्या करेगा, इधर जाएगा, अपना पाथ इस टाइप से प्रोवाइड करेगा, इधर भी जा सकता है बी फेस का फ्लक्स। ठीक है, इस टाइप से ये इधर जा सकता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अगर आप देखें तो मतलब ये वाला जो कंस्ट्रक्शन है इसमें तो बहुत ज़्यादा मतलब देख सकते हो कि आप ये वाला जो फ्लक्स होगा इसमें जैसे आर फेस के लिए आ रहा है, सिमिलरली किसके लिए आ रहा है, वाई बी फेस के लिए आ रहा है। वाई फेस के लिए कैसा है, वाई फेस का देखिए इधर से इधर ये इसमें जा सकता है, वाई फेस का भी क्या कर सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जाके मतलब कि इसमें जा सकता है, इसमें इधर भी, मतलब सेम टाइप से आपको देखने के लिए मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सेम टाइप से देखने के लिए मिल रहा है। बी फेस के लिए भी उसी टाइप से आ सकता है, लेकिन बी फेस के लिए क्या है ना, उसका जो एक आधा फ्लक्स है देखिए इधर जाके मतलब बहुत जल्दी उसका पाथ प्रोवाइड कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। इसका भी एक आधा फ्लक्स है कि जो इसमें जाके प्रोवाइड कर सकता है, जो इस साइड जा रहा है वो इधर भी जाके ऐसे पूरा भी पाथ कंप्लीट करके आ सकता है, हो सकता है कि इधर भी कंप्लीट जाके, वो डिपेंड कर सकता है। ठीक है, हाँ, कर सकता है, वैसे नहीं भी कर सकता, मतलब वैसे तो कर ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका एक जब आप उसको कंसिडर करोगे किसी एक फेस की वजह से, जब आप पूरा इफेक्ट कंसिडर करोगे तो उसमें आएगा। जैसे अपने मैंने उसमें दिखाया था जब उसका टोटल ओवरऑल इंपेडेंस में कंसिडर कर रहा था, जब उसका ओवरऑल रिलेक्टेंस की बात कर रहा था, उस टाइम पे देख सकते थे अपन। तो भाई देखिए अगर मैं इसमें बात करूँ तो देखिए जो पूरा का पूरा जो 3 फेस ट्रांसफार्मर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होनी चाहिए कि उसका जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन किस टाइप से होता है, शेल टाइप कंस्ट्रक्शन किस टाइप से होता है, कोर टाइप कंस्ट्रक्शन किस टाइप से होता है। इनमें अगर मैं बात करूँ तो देखिए अगर मैं बात किया किसकी बात करूँ, सपोज अगर मैंने बात किया इसके केस में और इन दोनों अलग अलग शेल टाइप और कोर टाइप कंस्ट्रक्शन के लिए, देखिए शेल टाइप में क्या होता है, आपके पास लिम के ऊपर आपने क्या होता है, वाइंडिंग को प्लेस किया होता है, लिम के ऊपर किया होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो सेंट्रल लिम है और आउटर लिम से उसके ऊपर आपने क्या किया, वाइंडिंग को क्या किया आपने, उसके ऊपर वाउंड किया है। सिमिलरली बाद में बात करूंगा शेल टाइप में। शेल टाइप में देखिए जो इनर पार्ट होता है, मतलब वाइंडिंग क्या होती थी उसमें, वाइंडिंग उसके सेंट्रल और सेंट्रल पार्ट उसके क्या थी, आजू बाजू के एरियाज में थी, मतलब कि उसमें विंडो एरिया ज्यादा आ रहा था आपके पास। विंडो एरिया मतलब कौन सा, देख सकते हो कि आप ये वाला जो एरिया दिस इज कॉल्ड एज विंडो एरिया, ये योक का पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ द लिम। इसमें क्या था, विंडो एरिया थोड़ा ज्यादा था, उसमें क्या है विंडो एरिया बहुत कम होता है। बात समझ में आ रही, उसमें क्या होता है विंडो एरिया कम होता है। ठीक है, और शेल टाइप में क्या होता है ना कि अगर आप शेल टाइप में किसी को अगर आप मेंटेनेंस के लिए बात करोगे तो शेल टाइप में मेंटेनेंस के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, देखिए ना मेंटेनेंस के लिए क्या है ना, आपको इस पूरा के पूरे को निकालना पड़ेगा, इसको भी निकालना पड़ेगा, इसको भी निकालना पड़ेगा। वैसे कोर टाइप में भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मतलब जो ज्यादा मेंटेनेंस के लिए मतलब इसको ज्यादा थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब डिफिकल्टीज थोड़ा ज्यादा फेस करने पड़ेंगे इन दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन रादर देन व्हाट दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन। इसका एरिया थोड़ा कैसा है, मतलब ये थोड़ा सा मतलब कॉम्पैक्ट है, साइज थोड़ी कैसे उसकी कम है, स्पेस भी कम लगेगा। वेरएज इन केस ऑफ द शेल टाइप अगर देखा जाए तो उसमें एरिया थोड़ा ज्यादा लगेगा, नंबर ऑफ मतलब कॉस्ट भी ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही, कॉस्ट भी ज्यादा हो सकती है क्योंकि उसमें एरिया ज्यादा लग रहा है, नंबर ऑफ वायर्स भी थोड़े ज्यादा लगेंगे उसमें। ठीक है, हाँ वायर्स मतलब ज्यादा नहीं लगेंगे उसके कंपैरिजन में, अगर देखा जाए तो सेम ही वायर लगेंगे, क्योंकि मैंने बोला था शेल टाइप और कोर टाइप तीनों, शेल टाइप की बात की जाए, कोर टाइप की बात की जाए, जो वायर बाहर आने वाले 3 जो आएगा आपके पास सप्लाई के लिए, 3 जो आएगा आपके पास लोड के लिए। ठीक है, तो 6 ही वायर आने वाले, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, क्योंकि इंटरनल कनेक्शन अपन उसका जो दूसरा टर्मिनल होगा उसको अपन क्या करेंगे, इंटरनल उसको एक तो स्टार में कनेक्ट कर देंगे, एक तो डेल्टा में कनेक्ट कर देंगे। जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे अपन उसको इंटरनली उस टाइप का कनेक्शन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसके बारे में अगर बात करें मेंटेनेंस के बारे में, कूलिंग के बारे में बात, कूलिंग के लिए इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। कूलिंग के लिए उसमें देख सकते हैं कि कूलिंग थोड़ा इसमें आसान हो सकती है इस पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि देखिए ना यहाँ से मतलब थोड़ा आसान कूलिंग हो सकती है उसमें, देखा जाए तो थोड़ा उसका एरिया थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है उसको कूलिंग के लिए। ठीक है, उसके लिए इसमें थोड़ा देखा जाए तो एरिया थोड़ा सा कंजेस्टेड टाइप नजर आता है इस पर्टिकुलर कनेक्शन में अगर आप देखें तो। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में इसमें थोड़ा कूलिंग वाला जो एरिया वो क्या हो सकता है, उसमें थोड़ा आसान हो सकता है। बात समझ में आ गई। एक बात जो मैं बोला था आपको स्टार्टिंग में कि जो आपके पास 3 सिंगल फेस ट्रांसफार्मर को यूज करके आप जो एक 3 फेस ट्रांसफार्मर बनाते थे, 3 सिंगल फेस ट्रांसफार्मर में देखिए क्या क्या हो सकता था। आपके लिए 3 अलग अलग कॉन्जर्वेटर लगते हैं, क्योंकि हर एक ट्रांसफार्मर सिंगल फेस ट्रांसफार्मर का एक कॉन्जर्वेटर होता है। ठीक है, कॉन्जर्वेटर होता है, उसके बाद उसके एक टैंक होती है। ठीक है, तो उसका हर एक का अलग अलग फिन्स हो सकते थे। ठीक है, बकॉल्स रिल अलग अलग हो सकता था हर एक का, मतलब हर एक को जो चीजें लगती ना वो क्या होती थी, हर एक के लिए अलग अलग लगती है। यहाँ पे क्या होगा, पूरे के पूरे ट्रांसफार्मर का एक अलग होगा।
क्या बोल रहा हूँ मैं, पूरे के पूरे ट्रांसफार्मर का एक अलग होगा उसमें सर्किट, मतलब एक ही होगा उसका कंजर्वेटर टैंक, एक ही होगा उस मतलब कंजर्वेटर मतलब वही जो ऑयल वाला टैंक होगा उसका वही होगा, एक ही ब्रीदर होगा, एक ही बकॉल्स रिले होगा, सभी चीजें उसमें एक एक लगेगी। लेकिन 3 पीस के केस में क्या लगता था, जो 3 सिंगल पेस ट्रांसफार्मर जो एक जो 3 सिंगल पेस के केस में क्या होता था, थोड़ा ज्यादा लगेगा आपके पास, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ बुशिंग्स भी ज्यादा लग सकती थी, क्योंकि जो आपके पास जो बाहर जो टर्मिनल आती है जिसको अपन इंसुलेट करके मतलब बाहर जो उसको लाइव टर्मिनल उसको बोलते हैं, 3 सिंगल पेस के केस में 12 टर्मिनल बाहर आ रहे थे, मतलब समझ रहे हो कि 12 बुशिंग्स लगते थे, बुशिंग का खर्चा भी ज्यादा आ रहा था उसके केस में। या फिर बुशिंग्स कितनी लगेंगी, 6 ही लगेंगे, क्योंकि 6 टर्मिनल्स बाहर आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो 6 टर्मिनल्स थे उनको तो आपने इंटरनल कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया, वेयरएज इन दैट पर्टिकुलर केस इट वाज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता था। कॉस्ट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से अपन उसके लिए नहीं जा सकते। बाद में मैंने उसको बोला कि स्पेस भी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, साइज, कॉस्ट, ये सब इकोनॉमी तो उसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए जब भी किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है ना तो उसमें सबसे पहले देखा जाता है उसकी कॉस्ट। जब उसको इन्वेंट करना है तो कॉस्ट मैटर नहीं करती है, ठीक है। लेकिन अगर इन्वेंट हो गया, सब कुछ हो सकता है, और सब कुछ अगर आज की डेट में अगर कुछ भी अगर आपको प्रिपेयर करना है और वो ऐसी चीज को जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, आपको ऐसी चीज देनी है कि जो मार्केट में जितनी चीजें अवेलेबल है ना उससे बेटर इसमें क्या है, प्लस इसका सब कुछ मतलब उस जो मार्केट में जितनी चीजें अवेलेबल है ना उन सभी के जितने मतलब फीचर्स है ना, सारे के सारे फीचर्स इसमें होने चाहिए, प्लस उसमें एडवांस नया क्या है उसके साथ जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है उससे थोड़ा क्या होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, थोड़ा क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, लोग उसी को प्रेफर करते हैं। सेम चीज इसके भी केस में होता है, ट्रांसफार्मर के केस में भी। बात समझ में आ रही? तो ये पूरा का पूरा अपन ने क्या किया, उसको डिस्कस किया, अपन ने देखा उसको अच्छे से किस स्टेप से होता है उसमें, हाँ कंस्ट्रक्शन किस स्टेप से होता है, उसके कनेक्शन किस स्टेप से प्रोवाइड करते हैं, उसका एक 3D डायग्राम भी होता है। मैंने उसको ज़्यादा अच्छे मतलब एक्सप्लेन नहीं किया ज़्यादा, क्योंकि 3D डायग्राम की आपको ज़्यादा जरूरत नहीं, एग्जाम में भी कभी पूछा नहीं जाता है। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप उसको रेफरेंस बुक, स्टैंडर्ड बुक यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक मैंने आपको बताए भी थे, नागरत्न कोठारी सर की बुक यूज़ कर सकते हैं, डॉक्टर PS भीमराव सर की बुक आप यूज़ कर सकते हैं, अशफाक हुसैन सर की बुक आप यूज़ कर सकते हैं, आप हाँ JB गुप्ता सर की बुक यूज़ कर सकते हो, एक MG से करके एक बुक आती है, उस बुक को भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे बुक्स हैं अच्छे अच्छे, उस बुक्स को आप यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छा, अगर आपको कंसेप्ट और बनाना है तो, ठीक है। तो आज अपन ने पूरा का पूरा 3 फेस ट्रांसफार्मर पढ़ा। इसके जो आगे वाली लेक्चर होगी उसमें मैं 3 फेस ट्रांसफार्मर के ऊपर न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा, ठीक है। और ये वाली जो लेक्चर थी थोड़ा मतलब इसके पहले की जो लेक्चर थी वो अपन ने थोड़ा जल्दी मतलब थोड़ा बाय डिफॉल्ट वो लाइव हो चुकी थी। पहला ये आना चाहिए था, मतलब कॉन्सेप्चुअल लेक्चर आनी चाहिए थी। कॉन्सेप्चुअल लेक्चर में मैं डिस्कस कर हाँ ये सब बताया नहीं था आपको इसके पहले के लेक्चर में, लेकिन अब मैं बता दिया हूँ तो आपका कंसेप्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा हो चुका होगा। 3 फेस ट्रांसफार्मर बेसिकली होता क्या है ये आपको तो पता चली होगा, उसका कंस्ट्रक्शन वाइज सारी जो इंपॉर्टेंट उसके बातें थी, ठीक है। इसके आगे वाला जो लेक्चर होगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा पूरा का पूरा उसका न्यूमेरिकल अप्रोच किस टाइप से होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।